my dollars, make it hurt. कैसे सभी लोग, आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ठीक है, सो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बेसिकली लाइट के अंदर आपको दो चीजें पढ़नी है, पहला तो है आपका रिफ्लेक्शन और दूसरा है आपका रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं जो मैं इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है एंड दोनों ही बहुत आसान चीजें, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत ईजी चैप्टर है, हाँ लेंदी जरूर है पर बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, तो विद दैट बीइंग सेड आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं। जिसने भी अभी तक इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं, इस चैप्टर के फ्री हैंड रिटन डिजिटलाइज्ड नोट्स विद PYQs आपके पास में कंप्लीटली फ्री में अवेलेबल हैं। ठीक, डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हो। कंप्लीटली फ्री नोट्स है पहली चीज तो, और एकदम डिटेल्ड नोट्स हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले तो हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, सबसे पहले हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, फिर हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अगर मैं रिफ्लेक्शन की पहले बात करता हूं तो रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक, आसान शब्दों में अगर हम समझते हैं तो जब अगर मैं किसी भी बॉल को अगर दीवार पर हिट करता हूं तो क्या वो बॉल हिट होकर वापस से आती है? क्या वो बॉल बाउंस बैक करती है? हाँ, वो बॉल बाउंस बैक करती है, सीधी सी बात है। सही कह रहे हो भैया। ठीक है, द बॉल बाउंसेस बैक। सिमिलरली यार, जब लाइट किसी सरफेस पे हिट करके वापस बाउंस बैक करती है उसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, इतना आसान था। ओके, अब आगे हम समझेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। ऑन द अदर हैंड रिफ्रैक्शन क्या होता है भाई? अगर, ठीक है, अगर मान लो लाइट जो है वो एक मीडियम से, मान लो कि ये एयर है मीडियम नंबर 1 और ये वाटर है, ये आगे मैं समझाऊंगा, चिंता मत करो। अगर आपकी जो लाइट है ये नॉर्मल होता है, अगर वो एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो क्या होता है कि वो बेंड कर जाती है। ठीक, अब वो बेंड क्यों करती है, कैसे करती है, कब करती है, वो हम आगे समझेंगे, पर रिफ्रैक्शन में जनरली यही होता है। ठीक है, अब वो आगे और डिटेल में हम उसको समझने वाले हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ना। ठीक है, तो पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? ठीक है, इंडिया वांट्स टू नो व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो बात करते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, एक सेकेंड यार, क्या हो गया ये, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम और स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान लो कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, मान लो, ठीक है, जिस पर लाइट जो है वो आ रही है। चलो यही देख लो ना, इसको ही देखो। ठीक, इसको ही समझो, ये नीचे एक ऑब्जेक्ट है जिस पर लाइट जो है वो ऐसे आ रही है। ठीक है, ये अभी इसमें से ना ऐसी बहुत सारी लाइट रेज आ रही होंगी, ऐसे 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 बहुत सारी लाइट रेज आ रही होंगी, लेकिन हमने फिलहाल सिर्फ एक ही लाइट रे को कंसिडर किया है क्योंकि हमें जो है वो डायग्राम बना के ये समझना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये देखो, यहाँ से लाइट आई, ये लाइट रे है। ठीक है, दिस इज द लाइट रे, ये आई आपकी लाइट की रे। वेरी गुड। ये जो लाइट रे जो यहां से आ रही है, ठीक, जो यहां से आ रही है, इसे कहा जाता है इंसिडेंट रे। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इंसिडेंट रे। ठीक है, अब देखो यार, ये लाइट जो है, ये लाइट रे जो वापस रिफ्लेक्ट कर गई, यानी कि इससे हिट हुई, यहां पे हिट हुई और वापस से रिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, लाइट रे आई सरफेस पर और रिफ्लेक्ट होके वापस निकल गई। सेम ही मीडियम था भाई, इधर से आई और इधर ही निकली, मीडियम सेम ही है, राइट। तो इसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। ओके, कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आय हाय, क्या बात है। इससे जुड़ी और हम लोग आगे बातें करेंगे। ठीक है, इससे जुड़ी और हम लोग आगे बातें करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। जैसे कि ये है ना, मान लो कि आपका सरफेस है कोई भी, ठीक है, ये आपका सरफेस है। ठीक, नाइस। अब क्या होगा कि ये होगी आपकी इंसिडेंट रे, है ना, दिस इज योर इंसिडेंट रे। समझ रहे हो बात को? वेरी गुड। अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, जैसे कि मैं ये ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, ये डॉटेड लाइन है मान लो। ठीक, ये जो आपकी लाइन है जो मैंने यहां पर ये ड्रॉ करी है, दिस इज योर नॉर्मल। दिस इज व्हाट? दिस इज नॉर्मल, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, वेरी गुड। अब एक और चीज समझो कि इसे मैं कह रहा हूं इंसिडेंट रे। ठीक है, इसे मैं कह रहा हूं इंसिडेंट रे। ओके, ये रे जब इस सरफेस को हिट करेगी तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इसे मैं कहूंगा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, इसे मैं कहूंगा रिफ्लेक्टेड रे। समझ गए बात को? तो ये आपका सरफेस है, ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है।
और जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर बनाया है वो नॉर्मल बनाया है। भैया ये नॉर्मल का क्या काम है? नॉर्मल से हम करें क्या? मतलब हमको कुछ समझ नहीं आया, मैं समझाता हूँ क्या करना है। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। ठीक है यार, ये आपका सरफेस है, ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, हमें अब पढ़ने हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भाई, क्या आप अगर हम इंडिया के अंदर भी बात करते हैं, किसी भी कंट्री की बात करते हैं, तो कुछ लॉज होते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं। ठीक है, उन्हें आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ऐसे लॉज है जो कि फॉलो होते ही हैं। क्या होते हैं? सबसे पहला तो लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब भैया देखो, ये जो आपकी इंसिडेंट रे है, जो ये इंसिडेंट रे आपकी इसको नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, जो ये इंसिडेंट रे, इसको आई कह देते हैं और इसको आर कह देते हैं। आपकी ये जो इंसिडेंट रे है जो इस नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, ठीक, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं और इसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, वेरी गुड। तो ये बन गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, अब सोचो जरा भाई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? ये जो रिफ्लेक्टेड रे है जो इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, ये वाला, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मजे की बात ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। यानी कि ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ये 40 डिग्री तो वो भी 40 डिग्री, ये 45 डिग्री तो वो भी 45 डिग्री। ठीक है, तो पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ठीक, सो पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया। अब एक चीज मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ लेते हैं, लेकिन ये गलत है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल है जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो एंगल है जो कि रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रही है। समझ गए बात को? वेरी गुड। तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, है ना, ये पॉइंट नंबर आपका 1 हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि आपकी ये इंसिडेंट रे है, ठीक, ये आपका नॉर्मल है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, ये तीनों एक ही प्लेन में है। ठीक है, ये तीनों एक ही प्लेन में है। ऐसा नहीं कि अगर इंसिडेंट रे ऐसी आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसी बाहर निकल रही है, नहीं, अगर ऐसी आ रही है तो ऐसी ही बाहर निकल रही है। यानी कि इसी प्लेन में जो है वो इंसिडेंट रे भी है, रिफ्लेक्टेड रे भी है और नॉर्मल भी है। ठीक है, जैसे कि अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं, जैसे कि मान लो ये है ना, ये आपका नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है, ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो ये एक ही प्लेन में है ना, ये एक ही प्लेन में है आपके। ऑल राइट, तो इसलिए इसे कहा जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। भाई ऐसा भी हो सकता था कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी ये इंसिडेंट रे है और इधर रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, तो एक ये प्लेन हो जाता और एक ये प्लेन हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसी प्लेन में है, तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। समझ के बात को? तो ये 2 लॉज हमको हमेशा याद रखने हैं। यहाँ पर आप नीचे देख भी सकते हो कि दिया हुआ है थोड़ा सा, जो कि हमने समझ लिया। ठीक है, वेरी गुड, वाह भैया वाह, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो खत्म करवा दिया। ओके, अब जरा समझते हैं कि जो प्लेन मिरर में हम हमारी इमेज देखते हैं वो एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, सबके घर में मिरर है ना, सब जो है मस्त ऐसे मिरर के सामने जाके ऐसे हीरो या फिर ना ऐसे हीरोइन बन के खड़े होते हैं, हमारे बाल ठीक करते हैं, है कि नहीं? सबके घर में है कि नहीं कांच, है ना? बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, अब वो कांच में हमको पता है कि जैसे हम हैं वैसे ही दिख रहे हैं। ठीक, जैसे हम हैं वैसे ही दिख रहे हैं। ठीक, ये तो हमें पता है, और हमें इतना भी पता होता है कि भाई जितनी दूर मैं मिरर से खड़ा हूं ना, मिरर के अंदर ही मैं खुद को उतना ही दूर देखता हूं, इतना ये भी सबको पता है। ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं ऐसे राइट हैंड ऊपर कर रहा हूं तो उधर मेरा लेफ्ट हैंड ऊपर दिखता है कि नहीं? वेरी गुड। तो अब हम बात करते हैं, मतलब ऐसा उल्टा दिखता है जस्ट, है कि नहीं? नाइस, ठीक है, उल्टा दिखता है। अब यार हम ये समझते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो प्लेन मिरर आपकी इमेज बनाता है ना, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। देखो जरा, सबसे पहले तो जो इमेज साइज होती है वो ऑब्जेक्ट साइज के बराबर होती है। मुझे एक बात बताओ, अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो आप खुद को उतने ही लंबे दिखते हो, राइट? अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हूं तो मेरी इमेज ऐसी बनेगी क्या? नहीं, मेरी इमेज तो इतनी जितनी है उतनी ही बनेगी। तो ऑब्जेक्ट साइज जो होता है वो इमेज साइज के बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपका ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये आपका सिल्वर कोटिंग, इधर साइड आपकी कोटिंग है और ये आपका रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है। ये मान लो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है लेट से कि वो 3 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट अगर मिरर से 5 सेंटीमीटर दूर है मान लेते हैं, ठीक है,
तो जो ऑब्जेक्ट की मतलब जो ऑब्जेक्ट की इमेज है ना वो भी मिरर से पीछे की साइड 5 सेंटीमीटर दूर बनेगी। पहली बात तो ये है, और दूसरी चीज 3 सेंटीमीटर की ही बनेगी। ठीक है, तो पहला और दूसरा पॉइंट हमने समझ लिया है कि भैया ठीक है जितनी दूर ऑब्जेक्ट मिरर से है उतनी दूर ही उसकी इमेज बनेगी, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, वेरी गुड, क्या बात है भैया, 2 पॉइंट तो बहुत आसानी से समझ में आ गए। दूसरी चीज, इमेज कैसी होती है? इरेक्ट होती है। मतलब भैया, मतलब जैसे तुम देख रहे हो ना इमेज को, तुम्हें वैसी दिख रही है। मतलब भैया देखो, मान लो कि मैं अगर मिरर के सामने खड़ा हूं तो क्या खुद को मैं मिरर के अंदर उल्टा दिखता हूं क्या? अगर मान लो ये है आपका मिरर, ठीक, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, तो आपको ऑब्जेक्ट कैसा उल्टा दिखता है? नहीं, आपको तो वैसा ही दिखता है जैसा है। ठीक है, जैसा है वैसा ही दिखता है। अगर सीधा है तो सीधा ही दिखेगा, उल्टा है तो उल्टा ही दिखेगा। ठीक, तो इसलिए कहा जाता है कि इमेज जो होती है वो इरेक्ट होती है। ठीक है, वेरी गुड, ओके। कैसी होती है? इरेक्ट होती है। ठीक, इरेक्ट का उल्टा क्या होता है भैया? इरेक्ट का उल्टा क्या होता है भैया, वो हम आगे समझेंगे। ठीक, अगर इमेज उल्टी बन रही है, ठीक, अगर वो जो इमेज है आपकी वो उल्टी बन रही है, ठीक है, तो फिर क्या होता है वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, इमेज इज ऑलवेज लैटरली इन्वर्टेड। क्या सभी ने ये देख रखा है? बिल्कुल देख रखा है भाई। अगर हम इधर राइट हैंड करते हैं तो उधर ऐसा लेफ्ट हैंड दिख रहा होता है हमें, मतलब हमारा लेफ्ट दिख रहा होता है। अगर तुम उसके एंगल से देखो तो तुम राइट ही हो, पर हमें ऐसा लेफ्ट दिख रहा होता है कि नहीं? वेरी गुड, नाइस। तो इसलिए कहा जाता है इमेज जो है वो लैटरली इन्वर्टेड होती है। ठीक, इमेज कैसी होती है? लैटरली इन्वर्टेड होती है। आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस के ऊपर ना उल्टा एम्बुलेंस लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? क्योंकि आप जब कांच में से उस उल्टे एम्बुलेंस को देखोगे तो आपको वो सीधा दिखेगा। समझ रहे हो ना? वेरी गुड। अगर वो सीधा लिखा होता तो आपको उल्टा दिखता है कि नहीं? अगर वो सीधा लिखा होता तो आपको वो उल्टा दिखता है कि नहीं? वेरी गुड। तो इसलिए उसे उल्टा लिखा जाता है ताकि जब पीछे से अगर एम्बुलेंस आ रही है तो भाई आप कांच में देख लो कि हाँ पीछे एम्बुलेंस है और आप साइड हट जाओ, है कि नहीं? वेरी गुड। तो इसलिए हमको उल्टी दिखती है। इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। वर्चुअल मतलब भैया, वर्चुअल मतलब यार रियल ना होना। मतलब भैया देखो, मुझे एक बात बताओ, पहले मैं ये समझाता हूं कि रियल इमेज क्या होती है। देखो, रियल इमेज एक ऐसी इमेज होती है ना विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। यानी कि अगर आप एक स्क्रीन लेकर खड़े हो जाओ, ठीक है, तो वो इमेज आपको स्क्रीन पर दिखेगी। लेकिन क्या मिरर के केस में ऐसा होता है क्या? सोचो जरा। देखो, आपके घर में मिरर लगा हुआ है, ठीक, आपके घर में एक मिरर लगा हुआ है, ओके। अब वो जो मिरर आपका लगा हुआ है उसमें आप खुद की इमेज देख पा रहे हो, है ना? उसमें आप खुद की इमेज जो है वो देख पा रहे हो। पर अगर आपने कभी आपने सोचा कि एक काम करते चलो मिरर के पीछे जाते हैं और एक स्क्रीन लेकर खड़े हो जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर इमेज बनती है कि नहीं बनती। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भैया मिरर के पीछे तो कोई दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो तो मिरर के अंदर बन रहा है जो भी बन रहा है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, इमेज वर्चुअल है क्योंकि हमें वो मिरर के अंदर दिख रही है, और मिरर के अंदर की जो दुनिया है ना वो रियल है ही नहीं। क्या वो रियल है? नहीं भाई, वो तो इधर की दुनिया का अंदर रिफ्लेक्शन है बस। जैसे कि मान लो ये मिरर है ना, ये मिरर है आपका, ठीक है, ये मिरर है आपका, ये इधर ऑब्जेक्ट है और इधर इसकी जो है वो इमेज बन गई, ठीक है, वेरी गुड। तो ये तो मिरर के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। मान लो कि ये ऐसी एक दीवार पर होता, ये ऐसी एक दीवार पर होता ये मिरर, ठीक है, ठीक है। तो ये इमेज तो इसके अंदर, जो कंफ्यूजिंग हो गया, छोड़ो इसको, समझ रहे हो ना तुम मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि यार अगर मिरर है, ठीक है, तो जो मिरर है मिरर के अंदर इमेज बनती है, मिरर के पीछे तो कुछ नहीं है, ठीक है। और ऐसी इमेज जो कि आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है, वेरी गुड। यार ये इमेजिन करने लायक है, सोचो जरा। अब स्क्रीन पर कैसे ऑब्टेन होती है वो हम आगे समझेंगे, पर सोचो जरा, आपके घर में मिरर लगा हुआ, इमेजिन करो, ठीक है। वो मिरर किसी दीवार पर लगा है या फिर किसी आपके कबर्ड पर लगा है, वार्डरोब पर लगा है, ठीक है। मान लो कि वार्डरोब के गेट पर होता है, तो गेट खोला हमने, है ना। अब क्या वार्डरोब के गेट के पीछे जिस पे वो मिरर लगा हुआ है, क्या वहां पर आप ऐसे स्क्रीन लेकर अगर खड़े रहोगे तो आपको अपनी इमेज दिखेगी? नहीं दिखेगी, क्योंकि जो इमेज बननी थी वो तो मिरर के अंदर बन गई, ठीक। तो ऐसी इमेज जो कि आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं, जो कि आपके इस प्लेन मिरर में बनती है, ठीक है। अब एक और चीज, इमेज कैसे बनती भैया? तो जो आपकी इंसिडेंट रेज होती है ना, जब वो रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलती है उस पॉइंट पर इमेज बनती है। नहीं समझ आया? मैं समझाता हूं, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये है आपका प्लेन मिरर, दिस इज योर प्लेन मिरर। यहां पर मान लो कि आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना,
यहाँ पर ये मैंने ऐसे ऐसे बड़ा सा मार्क कर दिया ये गोला, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब ये सब पहले भूल जाओ। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, लेट अस से कि मिरर से 10 सेंटीमीटर, तो क्या इसकी इमेज भी मिरर से 10 सेंटीमीटर पीछे बननी चाहिए? हाँ, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसकी इमेज है तो तुम देख सकते हो कि बिल्कुल सही बना रखा है। हमारी आंखों को कैसे दिखता है? हमारी आंखों को कैसे दिखता है? देखो होता क्या है कि यहाँ से आपकी रेज आ रही हैं, जैसे कि ये एक रे है, वैसे तो बहुत सारी रे आ रही होती है, पर हम डिनोट सिर्फ 2 ही करते हैं ताकि हमें आसानी हो। ये रे आ रही है, मिरर से भाई रिफ्लेक्ट होगी नहीं होगी? रिफ्लेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जब अगर प्लेन सरफेस से अगर मिरर है मान लो, ठीक है, तो क्या होगा कि रे आएगी और रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो वही जो ऐसा मिरर था वो अब ऐसा हो गया, सीधा हो गया, ठीक है। तो ये रे आई और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक, ये रिफ्लेक्ट हो गई। एक मिनट रुको, ये देखो एक एक रे करके देखो, ठीक है। ये रे थी वो, ये एक रे, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे आ गई, ठीक है, वेरी गुड। और ये लो दूसरी रे, ये दूसरी रे, ठीक है, वेरी गुड। ये एरो इंसिडेंट का है, ये एरो रिफ्लेक्टेड का है, ठीक है। ये हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, ठीक है, ये हमारी आंखों तक पहुंचती है, ठीक है। अब देखो ये ऐसी आ रही है, तो मैंने क्या बोला था? मैंने क्या बोला था कि इमेज वहां पर बनेगी जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो मीट करती है। लेकिन क्या ये रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहीं मीट करती हुई दिख रही? नहीं, एक ऐसी जा रही है और एक जो है वो ऐसी जा रही है। एक मिनट, एक ऐसी जा रही है, तो भाई दोनों मीट करते हुए तो नहीं दिख रही। लेकिन अगर इन्हीं रिफ्लेक्टेड रेज को, ये जो 2 रिफ्लेक्टेड रेज हैं, अगर इन्हीं को हम पीछे एक्सटेंड करते हैं, ठीक, ये एक हो गई आपकी और ये दूसरी, अगर इन्हीं को हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा? पीछे एक्सटेंड करने के बाद में, हाँ, ये देखो इस पॉइंट पर मिल रही है, ठीक है, इस पॉइंट पर मिल रही है, और वही पॉइंट क्या है? इमेज बनने वाला पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट, ठीक है, और इसीलिए हमको इमेज जो है वो यहां पर दिखती है। समझे बात को? क्या यहां पर हमारी जो वो है, क्या बोलते हैं इसे, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है, क्या वो मीट हो रही है? नहीं हो रही है, ठीक। अगर नहीं हो रही है तो हमें यहाँ पर कहीं पर भी इमेज नहीं दिख रही, ठीक है। तो ये जो रेज है, जब हमने इसे पीछे एक्सटेंड किया तो इस पॉइंट पर मिलती हुई दिखी, और जब इस पॉइंट पर मिलती हुई दिखी तब हमने ये बोला कि हाँ यहाँ पर इमेज बन रही है, क्योंकि हमारी आंखों के लिए ये सच्चाई है, ठीक। तो ऐसे जो है वो इमेज बन रही होती है। ओके, तो इतना डिटेल में हमने काफी पढ़ लिया इसके बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन बाय स्पेरिकल मिरर्स की। मतलब भैया देखो, स्पेरिकल मिरर्स क्या होते हैं भाई? ये आपका प्लेन मिरर हो गया, ठीक है, ये इसके पीछे ये कोटिंग थी, सिल्वर कोटिंग थी, ठीक है, वेरी गुड। रिफ्लेक्टिंग साइड ये वाली होती है ना। तो यहां से मान लो कि आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा, है ना। तो ये आपकी इंसिडेंट रे थी और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ बनाएगी वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपका प्लेन मिरर ऐसा होता है। स्पेरिकल मिरर कैसा होगा भाई? जो कर्व्ड होगा, स्पेरिकल होगा, ठीक है। तो यहां पर हम इस चैप्टर के अंदर 2 तरीके के मिरर्स पढ़ने वाले हैं। पहला है आपका कॉनकेव मिरर, पहला है आपका कॉनकेव मिरर, और दूसरा है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये कैसे मिरर्स हैं? स्पेरिकल मिरर्स हैं। बताओ कैसे भैया? ये देखो, ठीक है, ऐसा मिरर जो, जैसे कि मान लो ये ऐसी केव है, ठीक है, कैसी है? केव है, ये कैसी है? केव है, ओके। तो ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर केव टाइप हो, उसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो बना के देखो, यहाँ पर ऐसे बोला था मैंने, ऐसे, ठीक है। तो इसका ही मैं ऐसे बना के देखता हूँ, ये देखो चलो ठीक है, छोड़ो, ये देखो, दिख रहा है केव जैसा ही है इसका। चलो ये कौन सा? ये तो कोटिंग वाला सरफेस है, मान लो इधर वाला, ठीक है। इसका इधर वाला जो सरफेस है, इधर वाला, ठीक है, ये कैसा सरफेस है? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसलिए इसे कहा जाता है कॉनकेव मिरर। दिस इज योर कॉनकेव मिरर। ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि ऐसा हो, जैसे कि ये बनाया मैंने, है ना। अब देखो, ये अंदर वाला तो सब भूल जाओ, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है? ये बाहर वाला। ये जो कर्व्ड आउट पाथ है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये आपके 2 टाइप के स्पेरिकल मिरर जो है वो होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं और इसमें क्या क्या होगा, है ना। ये देखो भैया, दोनों को सेम तरीके से बना रखा है, बस फर्क इतना है, कंफ्यूजिंग अगर लग रहा हो तो,
एक का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है और एक का अंदर है, इसलिए इसे कॉनकेव कहा जा रहा है कि भैया जो केव जैसा पार्ट है वो इसका रिफ्लेक्टिंग है और इसका जो बाहर वाला पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग है। ऐसा नहीं समझना ये आपका कॉनकेव है तो इसे मैंने लिख दिया आगे कॉनकेव, ये आपका कॉन्वेक्स है तो इसे मैंने लिख दिया यहां पर कॉन्वेक्स। अभी भी नहीं समझे, ये देखो ठीक, ये आपका कॉनकेव हो गया, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब यहां पर इस चैप्टर के अंदर हम लोग प्लेन मिरर की चीजें वहीं पर छोड़ के आ चुके हैं। इतना हमने समझ लिया है कि भैया प्लेन मिरर जो होता है वो आपका कैसा होता है, क्या होता है, क्यों होता है, कितना होता है। ठीक, हमने ये भी समझ लिया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। उसके बाद हमने ये समझ लिया कि आपका ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल्स टू इमेज हाइट। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई बार बार ये सोच रहा है कि मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, तो कैमरा जो है वो लैपटॉप से कनेक्टेड है और मैं देख रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग सही चल रही है नहीं चल रही है। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर मैं सिर्फ कैमरा से रिकॉर्डिंग करता हूँ तो जो स्टोरेज है वो फुल हो जाती है, पर अगर लैपटॉप में की जाए तो जो है वो इसमें स्टोर होता जाता है ना, तो बार बार कैमरा चालू बंद नहीं करना पड़ता। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। क्या मज़ेदार चीज़ है भैया, हमको भी बताओ, हमको भी सुनाओ, हमको भी मजा लेना है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका जो कॉनकेव मिरर होता है ना वो एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। रियल एंड इन्वर्टेड मतलब भैया, रियल का मतलब ये कि उसे आप एक स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो जो कि मिरर के इस साइड बनती है असली दुनिया में। ठीक, और इन्वर्टेड मतलब भैया अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है तो आपकी इमेज ऐसी बनती है, उल्टी बनती है। ठीक, तो ये होता है रियल एंड इन्वर्टेड भैया, असली इमेज जो कि स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं और इन्वर्टेड यानी कि उल्टी इमेज। ठीक है, वेरी गुड। तो ये देखो जरा, अगर आप स्पून देखते हो, ध्यान से स्पून देखते हो तो स्पून की जिससे हम खाते, जो खाने वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है, अंदर कर्व्ड होता है, ऐसी केव होती है। ठीक है, तो वो पार्ट कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको कॉनकेव वाला पार्ट। जैसे कि मान लो कि ये आपका स्पून है, अज्यूम करो, ठीक है, ये आपका स्पून है, अरे यार बहुत ज्यादा ही, तो वो हाँ ये आपका स्पून है ना, स्पून ऐसा सीधा रखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कैसा है, ये है आपका कॉनकेव वाला पार्ट, ये है आपका कॉनकेव वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट कैसा है, ये आपका कॉन्वेक्स वाला पार्ट है। ठीक है, वेरी गुड। कॉन्वेक्स जो है वो कैसी इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स बनाता है आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल मतलब भैया जो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो सकती, इरेक्ट मतलब भैया अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी सीधी बनेगी। ठीक, वेरी गुड। ये देखो यहां पर एक्सपेरिमेंट किया गया है, दिखाता हूं मैं। जनरली हर जगह यही तुमको देखने को मिलेगा। ये है ना चम्मच की फ्रंट साइड है, चम्मच की कौन सी साइड है, फ्रंट साइड है, वो कर्व्ड वाली साइड है, केव वाली साइड। ठीक है, तो केव वाली साइड है यानी कि कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक, कैसे पता करें भैया कि ये सच्चा, मतलब ये रियल इन्वर्टेड है कि नहीं है। देखो जरा, इमेज कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका कॉनकेव वाला पार्ट, है कि नहीं, वेरी गुड, ये हो गया आपका कॉनकेव वाला पार्ट। अब ये जो है ना, ये चम्मच की उल्टी वाली साइड है, पीछे वाली साइड। ठीक, पीछे वाली साइड है चम्मच की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इमेज कैसी बनी है, सीधी बनी है। जो फोटो, जो इमेज आप देख रहे हो ना, वो सीधी बनी है कि उल्टी बनी है, सीधी बनी है ना। ठीक है, तो इमेज कैसी बनी है, एक तो वर्चुअल तो है ही, चलो वर्चुअल वगैरह छोड़ दो तुम, सिर्फ अभी इरेक्ट और इन्वर्टेड देखो। इरेक्ट है तो कैसी इमेज होगी, वर्चुअल। इन्वर्टेड है तो कैसी इमेज होगी आपकी, रियल। ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स में फर्क होता है। हर बार ऐसा नहीं होता, कुछ केस आएंगे जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पर ऐसा आपका हो रहा होता है। ठीक है, वेरी गुड। इसको भूल जाना, ठीक है, फॉरगेट दिस। ओके, फॉरगेट दिस। वैसे ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये भी हम आगे देखेंगे। जनरली तुमने देखा होगा ये पार्किंग वगैरह में लगा होता है, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के और क्या क्या नाम होते हैं। ठीक, तो मैं तुमको बता दूं कि कॉनकेव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। कैसा मिरर, कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। भैया कन्वर्जिंग क्यों कहा जाता है, कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, मान लो कि यहां से बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं। ठीक है, यहां से बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं, और अगर वो किसी एक पॉइंट पर ऐसे आके मिल जाती हैं, तो लाइट रेज क्या कर रही है भाई, इतनी सारी लाइट रेज है, किसी एक पॉइंट पर आकर कॉन्वर्ज कर रही है, किसी एक पॉइंट पर आकर कॉन्वर्ज कर रही है, सब मिल रही हैं। ठीक, तो उसे कॉन्वर्जिंग कहते हैं। डाइवर्जिंग क्या होगा भाई, बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं ऐसे 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 ऐसे, और एक इधर निकल गई, एक इधर निकल गई, एक इधर निकल गई, और एक इधर निकल गई, तो लाइट कैसे हो रही है, डाइवर्ज हो रही है।
लाइट क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रही है, यानी कि एक पॉइंट पर मिल नहीं रही है, वो डाइवर्ज हो रही है, ठीक है, तो उसे हम डाइवर्जिंग कहेंगे, ठीक है। तो कॉन्वर्ज करने का काम कौन करता है, कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर, वो समझाता हूं मैं। और डाइवर्जिंग कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। देखो कैसे, ये देखो, सबसे पहली बात ये समझ लो कि आपकी इमेज कहां बनेगी भाई, जहां पर आपकी रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो मीट करती हैं, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। देखो अब जरा, यहां से आ रही है आपकी बहुत सारी रेज, ये आपकी रेज है, ठीक है, ये आपकी रेज आ रही है, ये आपकी रेज आ रही है, ठीक है। एक चीज समझो, रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये यहां पर आ गई, ये भी यहां पर आ गई, और ये भी यहां पर आ गई, यानी कि रिफ्लेक्ट होने के बाद सब कॉन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है, सभी कॉन्वर्ज हो रही हैं, ओके, वेरी गुड। तो इसलिए इसे कॉन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। अब देखो, अभी इमेज कहां बन रही है वो छोड़ दो, ये देखो यहां पर, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्केव था, कॉन्वर्जिंग था, सारी लाइट रेज जो है ऐसे एक जगह मिल रही थी, ये कॉन्वेक्स है, डाइवर्जिंग होगा कैसे भैया, ये देखो, ये लाइट रे आई, इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्ट कर गई, ऐसे डाइवर्ज कर गई, ठीक है, ये अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज कर गई यहां से आके, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे, चलो मान लो सीधी निकल गई, ये ऐसे डाइवर्ज कर गई, ये ऐसे डाइवर्ज कर गई, यानी कि कोई भी मिल नहीं रहे हैं, सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है डाइवर्जिंग, ठीक है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है डाइवर्जिंग। वेरी गुड, तुम्हारी रिकॉर्डिंग वगैरह सब सही चल रही है, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी कि हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इमेज कैसे बनती है, कहाँ बनती है, क्यों बनती है, एक एक करके सबका जवाब जो है वो आपको देखने को मिलेगा इसी, ठीक, नाइस। तो ये देखो यार, आगे कुछ बताया है कि मैंने, आगे कुछ बताया है कि, ओके चलो यही है, सही है, यही है, सही है, हाँ ओके। तो यार देखो, आपका ये होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है, और ये आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक, इसको ऐसे कर देंगे एक्सटेंड, ऐसा बन जाएगा, ठीक। अब एक चीज समझो कि हमें ना इसके कंपोनेंट्स के बारे में जानना है, क्योंकि हमें आगे ये भी देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट अगर हम अलग अलग पोजीशन पर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। जैसे कि मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो इन तीनों ही केस में इमेज कहाँ बनेगी, राइट, ये हमें पता करना पड़ेगा ना। और कॉन्केव मिरर है तो भैया रियल इमेज बननी चाहिए, राइट, ये सब भी हम आगे देखेंगे, 100% ट्रू है कि नहीं है, ये भी सब हम लोग आगे देखेंगे, है ना। तो चलो बात करते हैं क्या होता है, ठीक है, ये देखो चलो, ओके। सो पहली बात तो ये है कि ये जो आपके दोनों कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर है ना, ये एक बड़े स्फीयर का पार्ट है, ठीक, ये एक बड़े स्फीयर का पार्ट है। ये देखो, ये आपका कॉन्केव मिरर है, ये इस बड़े स्फीयर का पार्ट है, इस बड़े से आपके स्फीयर का पार्ट है, जिसमें से ये इतना पार्ट जो है कॉन्केव मिरर का वो बाहर निकाला गया है, ठीक। तो ये बात समझो, है ना। जैसे कि मान लो ये आपको कॉन्केव मिरर है, देख सकते हो तुम, ये कर्व्ड है, ठीक है, तो ये एक बड़े से स्फीयर का पार्ट होगा ही होगा, आया ना, हाँ जी, ठीक है। वैसे ही आपका कॉन्वेक्स मिरर भी एक बड़े से स्फीयर का पार्ट होता है ना। चलो ये बात हमने समझ ली। अब सोचो जरा, ठीक है, अब सोचो ये जो आपको कॉन्केव मिरर है, अगर ये एक बड़े से आपके स्फीयर का पार्ट है, तो क्या उसका एक सेंटर, ये हॉलो स्फीयर होता है, ठीक है, दिस इज हॉलो स्फीयर, तो क्या उसका एक सेंटर भी होगा, राइट, होगा। वो सेंटर इसके लिए भी सेंटर ही होगा, वो सेंटर इस पार्ट के लिए जो कि कॉन्केव मिरर जिसे हम कह रहे हैं उसके लिए भी सेंटर ही होगा, वेरी गुड। तो उसे कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कि ये आपका कॉन्केव मिरर है, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं चीज़ों को, ये मैं समझाता हूँ क्या है, ठीक है, और यहाँ पर कहीं तो भी आपका सेंटर है, ठीक, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये किसका सेंटर है, इस बड़े से स्फीयर का सेंटर है, पर ये इसका भी सेंटर होगा क्योंकि ये जो हमने निकाला है वो स्फीयर में से ही निकाला है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक छोटी सी चीज़ बताओ, चलो सर्कल ही देख लो, एक सर्कल है मान लो, एक सर्कल है मान लो, चलो इग्नोर करो, ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा, क्या होगा, रेडियस होगा। तो हाँ जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस तो नहीं, बस उसके आगे लगा दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द मिरर इज कॉल्ड योर, ठीक है, इज कॉल्ड योर सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे हम समझते हैं और क्या क्या होता है इसमें, ठीक है, वेरी गुड। तो ये मैं वापस बना देता हूँ एक बार, ये होता है आपका पोल,
पोल क्या होता है भैया, इस पूरे आपके मिरर का जो सेंटर होता है, जो मिड पॉइंट होता है ना, इस स्फीयर का तो ये है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको भूल जाओ, लेकिन इस इतने पार्ट का, ये इतने पार्ट का, इसको अगर मैं रीड्रॉ करूं तो इतने पार्ट का सेंटर ये हो जाएगा, इसे पोल कहा जाता है। ठीक है, वेरी गुड, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, नाइस। इन दोनों से जो ये लाइन पास कर रही है, द लाइन विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। नाम यहां पर मैं लिख देता हूं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी, दिस इज पासिंग थ्रू व्हाट, दिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ये देखो, सो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक और चीज बताता हूं, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका पोल हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में जो आपका आता है ना, वो आता है फोकस। ठीक है, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो डिस्टेंस जो है r है, इस पोल से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस अगर r है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो यहां से लेकर तो यहां तक की डिस्टेंस r/2 हो जाती है। ठीक है, अगर इस यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस r है, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस r/2 हो जाती है। ठीक है, अब फोकस क्या है वो आगे हम समझेंगे, वो आगे मैं अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, नाइस। तो ये बात समझ गए, एक बार डेफिनेशन भी देख सकते हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, यानी कि एक बड़े से स्फीयर का पार्ट है, तो स्फीयर वो सेंटर भी होगा, वही सेंटर इसके लिए भी सेंटर बन जाता है, इसलिए उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। नोट दैट कि आपको ये बार बार ये ऐसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ आपका मिरर ही बनाना है। अच्छा, जिस किसी को लग रहा है भैया आपने कॉन्वेक्स के केस में क्यों नहीं बताया, तो कॉन्वेक्स के केस में भी सब कुछ सेम ही होता है, बस सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इधर साइड है तो उसका उधर साइड है, क्योंकि स्फीयर उधर साइड ऐसे बनेगा। ठीक है, पोल वही है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस भी वही है। सिमिलरली यहां पर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो आपका फोकस यहां पर आएगा, तो ये यहां से यहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा और यहां से यहां तक आपका r/2 हो जाएगा। सेम चीजें हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की हमने बात कर ली, आप सी से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है भाई, पोल से लेकर यहां से, पोल से लेकर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, ये इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। बड़ा हो आगे, वेरी इजी। ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो तो गया एक बार, अच्छा दूसरी बार हो गया था। पोल क्या होता है, देखो, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अगर ये आपका स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, तो इसका ये मिड पॉइंट है, इसे पोल कहेंगे। ये कॉनकेव हो गया, अगर कॉन्वेक्स भी बोल रहे हैं हम, तो ये कॉन्वेक्स का मिड पॉइंट हो गया, इसे कहा जाता है पोल। वेरी गुड। फोकस क्या होता है, इट इज एनी, ये चलो आगे समझाऊंगा मैं तुमको। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखो, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा पोल, ये रही आपकी लाइन पासिंग। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे अब हम, है ना, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। मैंने आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक, कुछ ऐसा, अगर ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है और अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस r है, तो फोकस एग्जैक्टली बीचों बीच होता है, ये पोल है। ठीक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो r/2 होती है। ठीक, वेरी गुड। जिसे हम यहाँ से लेकर, यानी कि फोकस से लेकर तो पोल तक की डिस्टेंस है, उसे कहा जाता है फोकल लेंथ। क्या कहा जाता है भाई, बहुत आसान टर्म्स है यार। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस से लेकर पोल तक की डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ। ठीक है, तो क्या रिलेशन हो गया कि f इज इक्वल टू r/2, राइट, या फिर 2f इज इक्वल टू r। ठीक, यहां पर लिखा हुआ है। ठीक, नाइस। अब हम समझने वाले हैं अलग अलग केसेस जिसमें जो है वो आपकी कॉनकेव और कॉन्वेक्स के केस में इमेजेस बनती हैं। ठीक, नाइस। अब देखो, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, सबसे पॉइंट नंबर 1 हमें ये समझना पड़ेगा कि रेस के साथ हमें कैसे खेलना है। नोट दैट कि आप जनरली रे डायग्राम के अंदर 2 ही रे ऑफ लाइट बनाएंगे, वैसे तो बहुत सारी आ रही होती हैं, ठीक है, बट हम 2 ही से जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब ये कैसे दिखाया गया है, यहाँ पर कॉनकेव के लिए है और यहाँ पर कॉन्वेक्स के लिए बताया गया है। दोनों ही केसेस में, दोनों ही जगह पर सेम केस लिए हैं, पर कैसे डिफरेंट होंगे वो बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी मैं बताता हूँ तुमको। ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक, सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि फोकस क्या होता है ना। हमने देख तो लिया कि फोकस भैया यहाँ पर आ रहा है ना, ये ऐसा ऐसा है, पर फोकस एक्चुअल में क्या होता है। जैसे कि आपका ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा,
ये आपका पोल हो जाएगा, ठीक है। अगर रे ऑफ लाइट जो है, ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर रे ऑफ लाइट जो है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो लाइट रे जहां से पास करती है रिफ्लेक्ट होने के बाद में उसे फोकस कहा जाता है, ठीक है, उसे फोकस कहा जाता है। समझ रहे हो बात को? वापस रिपीट कर रहा हूं कि फोकस क्या होता है भैया, जहां पर मतलब जैसे कि आपकी इंसिडेंट रे अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्ट करने के बाद में जहां से पास करेगी उसे फोकस कहा जाता है। भैया लेकिन ये तो सिर्फ इसके केस में होगा, कॉन्वेक्स के केस में कैसे होगा? मैं बताता हूं। देखो एक चीज मैं आपको समझाता हूं, ये हमेशा ध्यान रखना कि कॉन्केव के केस में सारी चीजें आपकी मिरर के आगे हो जाती है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम केस में, क्योंकि वो रियल इमेजेस बनाता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपको अपीयर्स टू बी का बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे भैया? ये देखो, ये आपको कॉन्वेक्स मिरर है, सब चीजें सेम, बस सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर रहेगा, है कि नहीं? नाइस। अगर कोई रे ऑफ लाइट, चलो इसको थोड़ा सा आगे बनाते हैं, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका, ठीक है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये आपका पोल है, ठीक। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल आ रही है, ठीक है, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। लेकिन जब हम इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे तो इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, ठीक है। समझ रहे हो बात को? ये ऐसा होता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स मिरर के केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई, बट इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, ठीक है। गई तो ऐसी, पर अगर उसको पीछे एक्सटेंड करोगे ना तो फोकस से पास करेगी, ठीक है। तो आपको ड्रॉ भी ऐसे ढंग से करना पड़ेगा, स्केल रख के, कि भैया अगर आप ड्रॉ करो तो वो स्ट्रेट लाइन लगे। समझ गए बात को? फोकस क्या होता है, कॉन्केव में देख ले और कॉन्वेक्स में भी देख ले। फंडा यही है कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो फोकस के थ्रू पास करेगी, ठीक है। कॉन्केव है तो करके दिखाएगी, कॉन्वेक्स है तो रिफ्लेक्ट तो हो जाएगी, पर वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि अगर उसे पीछे एक्सटेंड करोगे तो वो फोकस के थ्रू पास करेगी, क्योंकि इसके फोकस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सब इमेजिनरी है, सब मिरर के पीछे है, ठीक है। वेरी गुड। अब हम केसेस की शुरुआत करते हैं। ये देखो, ये आपका पहला केस है, रे ऑफ लाइट कैसे पास करती है उसका, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो यार, अभी हमने ये बात की कि अगर ये आपका कॉन्केव मिरर है, अगर यहाँ पर आपकी रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है तो वो फोकस के थ्रू पास करेगी। लेकिन अगर कोई, ध्यान से सुनना, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास करती है तो वो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी। समझ गए बात को? वेरी इजी, बस उल्टा है, देखिए, ठीक है। मैंने क्या बोला अभी? मैंने ये बोला कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास करती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी, ठीक। ये देखो, ये देखो, ये आ रही है फोकस से, सॉरी, ये आपकी इंसिडेंट रे है, कहां से पास कर रही है? फोकस से पास कर रही है, ठीक है। अब देखो यार, रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये रे ऑफ लाइट ऐसे निकल गई, ये रिफ्लेक्टेड रे है, कैसी रे है? रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल गई, ओके। एक चीज मैं बता दूं कि जो हम पढ़ के आए ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो हर केस में वैलिड होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेन में ही वैलिड था। अगर आप ये पार्ट देखो, इतना सा पार्ट देखो ना, तो एक्चुअल में क्या है कि ये आपका, मैंने मिरर का इतना सा पार्ट निकाल लिया बाहर, ठीक है। इस पे ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, समझ रहे हो बात को? एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों बराबर हैं, ऐसा नहीं कि दोनों बराबर नहीं, दोनों बराबर हैं, ठीक है। बस क्या हो रहा है, मान लो कि अगर आपका सरफेस ऐसा होता तो नॉर्मल कैसी होती? ऐसी बनाते आप इस सरफेस के परपेंडिकुलर। उस केस में अगर ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता तो ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाता, ठीक है। तो बात वही है, सरफेस भले कैसा भी हो, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर तो है आपका जो, वो तो हमेशा रहेगा ही। अब देखो कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा? कॉन्वेक्स के केस में ये होगा कि द रे ऑफ लाइट appears to pass through focus, the incident ray of light which appears to pass through focus will go reflected parallelly with the principal axis। मतलब भैया कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। देखो ये आपकी इंसिडेंट रे आई, ये इंसिडेंट रे कुछ इस प्रकार आई थी कि अगर आप इसे पीछे एक्सटेंड करो तो ये ऐसा लग रहा है कि फोकस के थ्रू पास करती, ठीक, फोकस के थ्रू पास करती, यानी कि रे ऑफ लाइट कुछ इस प्रकार आई है कि अगर ये मिरर नहीं होता, मान लो, चलो है ना,
तो ये जो पीछे फोकस है ना, इसके थ्रू, अब मिरर नहीं होता तो फोकस तो होता ही नहीं, पर ऐसा तुम इमेजिन कर सकती हो, ठीक, कि इट माइट हैव पास थ्रू फोकस, ठीक, रे ऑफ लाइट जो है इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस विल गो लाइक दिस। कैसे? इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ रहे हो बात को? कॉन्केव में के केस में क्या था कि फोकस से पास की और रिफ्लेक्टेड निकल गई। कॉन्वेक्स के केस में क्या है? अपीयर्स टू बी इंसिडेंट थ्रू फोकस विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, बस अपीयर्स वाला खेल होता है, उल्टा खेल चलता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली बात करते हैं, बहुत मजेदार है ये, कि अगर आपकी रे ऑफ लाइट जो है, अगर आपकी रे ऑफ लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे पास करती है ना, ये इंसिडेंट रे है, तो वो रिफ्लेक्ट भी वैसे हो जाती है। यानी कि इंसिडेंट रे ऐसी, मतलब ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है और यही रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है और यही रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, यानी कि सेम पाथ। भैया ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ध्यान से, ये आपका सर्कल है मान लो, ठीक, ये सेंटर है। सेंटर से जब आप कहीं पर भी लाइन खींचते हो तो वो कैसी बनती है? 90 डिग्री बनती, नहीं बनती है? ठीक है, सेंटर से जब भी लाइन खींची जाती है तो वो कैसी बन रही होती है? 90 डिग्री बन रही होती है। यहाँ पर ध्यान से देखो जरा, ये इस बड़े से स्फीयर का पार्ट है कि नहीं है? है, ठीक है, वेरी गुड। जिसका ये सेंटर है, चलो ये तो ऊपर हो गया, हम इधर ड्रॉ करते हैं, जिसका ये सेंटर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या लाइन सेंटर से पास कर रही है? तुम ऊपर भले ही भूल जाओ, पर सेंटर से ही पास कर रही है ना। यहाँ पर नीचे देखो, सेंटर से ही पास कर रही है कि नहीं? जब सेंटर से पास कर रही है, ठीक भैया, 90 डिग्री का क्या रिलेशन था इसमें, मैं बताता हूँ। इतना पार्ट मैं यहाँ पर रीड्रॉ करता हूँ, ठीक, इतना पार्ट मैं यहाँ पर इतना पार्ट जो है यहाँ पर रीड्रॉ करता हूँ, ठीक है, वेरी गुड। ये आपका नॉर्मल है, ठीक है, कितने डिग्री बना है? 90 डिग्री, ठीक है, वेरी गुड। जो आपकी इंसिडेंट रे आ रही है ना, वो भी कितने डिग्री से आ रही है? जो आपकी इंसिडेंट रे आ रही है ना, वो भी कितना बना रही है? 90 डिग्री बना रही है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल भी यही है और इंसिडेंट रे भी यही है। जैसे कि ये आपका सरफेस है, मान लो ये नॉर्मल है और यही आपकी इंसिडेंट रे है, तो ये ऐसी आ रही है तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R, 0 इज इक्वल्स टू 0, तो जैसी आई वैसे रिफ्लेक्ट कर गई। नहीं समझ में आया? ये देखो, ये नॉर्मल है। इंसिडेंट रे अगर ऐसी होती, मान लो अगर इतना एंगल होता और लेट अस से कि 10 डिग्री, तो ये ऐसे जाती, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अब हमने क्या किया कि अब हमने इस सरफेस के साथ 90 डिग्री बना दी, है ना, तो ये नॉर्मल थी, ठीक है, तो ये वैसी वापस निकल जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर ये सब तुम हटाते हो, अगर, ठीक है, ये सब तुम हटाते हो, अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो ये समझो, ठीक है, ये समझो कि अगर आपकी लाइन जो है वो सेंटर से पास होती तो कितना बनाती? 90 डिग्री बनाती है, ठीक है, वेरी गुड। अगर 90 डिग्री बनाती है तो अगर ये सरफेस है मान लो, ठीक है, तो आपकी इंसिडेंट रे भी अगर इस सरफेस के साथ 90 डिग्री बना दे, जिसको मैं ब्लैक से ड्रॉ करता हूँ, चलो 90 डिग्री बना दे, ठीक है, तो नॉर्मल भी 90 डिग्री बना रही है सरफेस के साथ, ठीक। इस केस में आपकी जो इंसिडेंट रे है वो भी 90 डिग्री बना रही है सरफेस के साथ में, ठीक है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों एक ही लाइन हुई ना, मतलब एक के ऊपर एक हो गई। समझ रहे हो बात को? वेरी गुड, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर क्या होगा कि जैसी वो आई है वैसी ही वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है, वेरी गुड। तो इस केस को अगर तुम समझ गए तो ऐसे याद रख लो, नहीं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो वैसे के वैसे वापस आ जाता है, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। बस फर्क इतना है, ये बात है कि नॉर्मल भी 90 डिग्री होता है और इस केस में इंसिडेंट रे भी 90 डिग्री बना रही है सरफेस के साथ में, यहां पर बना रही है, ठीक है। ये ऐसा सरफेस है तो ऐसे बना रही है, ठीक, वेरी गुड। थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये हो सकता है कि थोड़ा सा बाउंसर जाए, पर समझ लेना, ठीक है। ये कॉन्वेक्स वाला केस है, अब देखो ये लाइन जो है इट अपीयर्स टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास हो रही होती, यानी कि इट अपीयर्स टू पास, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये एंगल कितना बना? 90 डिग्री। जैसे कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो ये भी एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। क्यों? अभी हम देख के आए थे
कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन पास हो रही होती है तो वो 90 डिग्री बनाएगी। तो नॉर्मल भी यही, इंसिडेंट रे भी यही, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री हो गए। भाई अगर इंसिडेंट रे लेट अस से कि 10 डिग्री बनाती, ठीक, तो यही इंसिडेंट रे यहां पर कितना बना रही होती, चलो कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना, छोड़ो। इतना बस तुम समझो कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू लाइन अगर पास हो रही हुई दिखती है, ठीक है, तो उस केस में आप ये समझ लो कि आपकी जो लाइन है, ठीक है, इट इज पासिंग थ्रू, इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ऐसे कैसे वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस होता है जब यहाँ पर पोल पर आती है, तो ये ऐसे पोल पर आई, ठीक है, और ऐसे ही यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गई, तो एंगल आया आपका, एंगल आर के बराबर है। वो तो हमेशा होता है, पर इस केस में कुछ इस प्रकार ये रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, वेरी गुड। और कॉन्वेक्स केस में भी ऐसे होता है कि अगर पोल पर यहाँ पर हिट कर रही है ना, तो ऐसे बाहर निकल जाएगी, और यहाँ पर आप क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस केस में यही नॉर्मल है कि नहीं, यही नॉर्मल है, राइट, क्योंकि जो नॉर्मल होता है ना वो 90 डिग्री होता है सरफेस के, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है यही नॉर्मल का काम कर रही है, समझे, यही नॉर्मल का काम कर रही है, ठीक, नाइस। थोड़ा सा ज्यादा हो गया इस केस में, पर कोई बात नहीं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करने वाले हैं फाइनली इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर्स, ठीक है। हमने सब समझ लिया कि रे ऑफ लाइट कहां से पास करती है तो कैसे जाती है। सबसे पहले मैं रिवाइज करवा देता हूं, ठीक। अगर एक मिनट, अगर रे ऑफ लाइट जो है वो फोकस से पास करती है तो पैरेलल निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और अगर पैरेलल आती है तो फोकस से निकलेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी, बस। और क्या था, पोल पे थी तो वो आप समझ ही गए, ठीक है, वेरी गुड। अब एक एक करके ना केस देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन में कॉन्केव मिरर अब हम देखने वाले हैं। सबसे पहला केस है, इसमें एक चीज आपको बताता हूं कि इसमें आप क्या देखोगे, इसमें आप ये देखोगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के पास आते जा रहा है, ठीक, और फिर हम देख रहे हैं कि इमेज हर एक केस में कैसे कैसे बन रही है। जैसे कि इस केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, कहां पर है, इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो हमने क्या किया कि हमने है ना क्या किया कि इमेज बनाने की कोशिश की, ठीक। हमें 2 रेज काफी हैं, तो हमने एक रे ये ले ली, नोट दिस इज पैरेलल टू, नोट डाउन दैट दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये एक और रे ले ली, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के जो है वो पैरेलल है, ठीक है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अभी हम देख के आए थे कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक, तो उस केस में, ठीक है, तो उस केस में कहां से पास करती है, फोकस से पास करती है। ये पहली चीज देखी थी। ये चीज भी देख के आए थे कि जहां पर रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं वहीं पर आपकी इमेज बनती है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे 1 और ये रिफ्लेक्टेड रे 2 यहां पर मिल रही है, तो आपकी इमेज जो है वो इस पॉइंट पर यहां पर बनेगी। कहां पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। अच्छा भैया, क्या ये इमेज रियल होगी? तुम खुद देखो, क्या आपकी रिफ्लेक्टेड रेज मिरर के आगे ही मिल गई? हाँ जी मिल गई। तो आप इसे स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। इसलिए कैसी इमेज रियल है, और ये इमेज ना इन्वर्टेड बनेगी, यानी कि उल्टी बनेगी। लेकिन भैया हमको दिख नहीं रही, क्योंकि ये इमेज बहुत छोटी है, हाईली डिमिनिश्ड है, इसलिए वहां पर तुम्हें सिर्फ पॉइंट साइज दिख रही है। समझे बात को? ठीक, तो इन्फिनिटी पर अगर है, आपने रे ऑफ लाइट 2 ली, वहां से दोनों पैरेलल लेकर आए, दोनों फोकस से पास की, फोकस पे मिलती हुई दिख रही है, तो वहां पर इमेज बन जाएगी आपकी। पहली चीज, ठीक है, इमेज कैसी बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, एंड आपकी हाईली डिमिनिश्ड बनी। तो ये पहला केस हो गया। दूसरे केस की बात करते हैं, तो दूसरे केस में हमने क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, ठीक, ये जैसे कि आपका कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है, ठीक है, पहले इन्फिनिटी पे था, अब क्या, पहले इन्फिनिटी पे था, ठीक है, अब हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ले आएंगे। अब ये हटा दो यहां से, ठीक, अब ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे आ चुका है। तो ये देखो, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट इसके पीछे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इसके पीछे है। नाइस। यहां से एक रे निकाली हमने, ये रे कैसी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। तो ये फोकस से पास कर गई, ये देखो, ये फोकस है आपका, ठीक। दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से निकाली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए निकाली। अब आप देखो, कहीं से भी निकाल सकते हो जहां से आपको लग रहा हो, पर ध्यान रखना कि मेजरमेंट एक्यूरेट हो, यानी कि थोड़ी भी अगर गड़बड़ होती है ना, तो इमेज इधर उधर बन जाती है। इसलिए ये केस फॉलो करना आसान होता है, ठीक है। अब सोचो जरा, अगर ये रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो रिफ्लेक्ट बैक भी वैसी ही होगी, वैसे होगी। ये आपकी यहां से एक रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, और ये आपकी दूसरी रिफ्लेक्टेड रे आ रही है।
दोनों यहाँ पर मिल रही हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ तक आप ऑब्जेक्ट खींच दो, सॉरी इमेज खींच दो। तो ये जो ऐसी इमेज बनी है ना, ये ए डैश, ये बी डैश और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये इमेज जो बनी है वो कैसी इमेज है? रियल इमेज है पहली बात तो, और इन्वर्टेड इमेज है। क्यों? क्योंकि आप इसे स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो आगे एक स्क्रीन लगा के। यहाँ पर अगर स्क्रीन लगा दोगे ना, यहाँ पर अगर स्क्रीन लगा दोगे तो इमेज उस पर दिखेगी आपको, और दूसरा इन्वर्टेड यानी कि उल्टी इमेज बनी है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये बातें हमने कर ली, ठीक, ये बातें हमने कर ली। तो अब ये पार्ट हम समझ चुके हैं। ठीक है, दूसरा केस भी हम लोगों ने देख लिया है। अब क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट जो था वो इन्फिनिटी पे था, अभी ऑब्जेक्ट कहां पर आया? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आया। ठीक, अब कहां पर आएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट यहां पर था, इन्फिनिटी पे था, फिर यहां पर आया, अब यहां पर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट केस उसका ही है। देखो जरा, नेक्स्ट केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट ऊपर है। हमने क्या किया? दो रे ऑफ लाइट अगेन निकाली। एक ऐसी थी जो कि पैरेलल गई, अगर वो पैरेलल गई तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगी। ठीक है, फोकस से पास करेगी, तो ये रही। दूसरी रे ऑफ लाइट को हम क्या करते हैं ना, ब्लैक से डिनोट करते हैं। तो ये आपकी रे ऑफ लाइट है जो कि कहां से जा रही है? फोकस से जा रही है। ध्यान से देखना, ठीक है। पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल थी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हुई। दूसरी रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल जाएगी। वेरी गुड। तो ये फोकस से पास की, अब ये रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल गई। ये देखो, ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, वो थोड़ा सा आगे हो गया गलती से, पर मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, बिल्कुल मिल रहे हैं। तो हमने क्या किया कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे ऐसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया। एक चीज देखो, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है, इमेज कहां पर बनी? ये सब मैं ना आगे दिखाऊंगा मैं कि कैसी कैसी इमेज बन रही है, पर यहां पर मैं आपको ब्रीफली समझा रहा हूं। ठीक है, इमेज कहां पर बनी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी जहां पर ऑब्जेक्ट था वहीं पर इमेज बनी है। ठीक, तो जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है, आपकी इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है, पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज, इमेज जो बनती है वो सेम साइज की बनती है, यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी ही इमेज बन रही है। देखो इस केस में क्या था, ऑब्जेक्ट बड़ा था लेकिन इमेज छोटी बन रही थी। इस केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट जितना है उतनी ही इमेज बन रही है। ठीक है, वेरी गुड। तो यहां पर आप क्या बोलोगे? इमेज कैसी बनी है? क्या ये इमेज रियल है? खुद से पूछो। मिरर के इस साइड बनी है, उल्टी बनी है, यानी कि इन्वर्टेड है, तो रियल तो होगी ही। वेरी गुड, तो रियल भी है और इन्वर्टेड भी है, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। दूसरी चीज, सेम साइज, और तीसरी चीज एट सी, यानी कि जहां पर ऑब्जेक्ट था वहीं पर इमेज बनी है। पहले ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आया। अब जो है ऑब्जेक्ट कहां पर था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया। अब कहां पर आएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आया ना, देखते हैं सही है कि नहीं। हाँ जी, तो आपका जो, एक मिनट, हाँ, आपका जो ऑब्जेक्ट है अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ चुका है। ठीक है, वेरी गुड। एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे हो ना, वैसे वैसे आपकी जो इमेज है वो बड़ी होती जा रही है। ठीक, वैसे वैसे इमेज है वो बड़ी होती जा रही है। देखो पहले जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज बहुत छोटी बनी थी, फिर जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आया तो इमेज थोड़ी सी बड़ी बनी, मतलब सिर्फ इमेज, हाँ, ऑब्जेक्ट से कंपेयर नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ इमेज की बात कर रहा हूं। ठीक, फिर जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आए तो इमेज और बड़ी बनी। ठीक, उसके बाद में अब देखो ऑब्जेक्ट कहां पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, दो रे ऑफ लाइट ली, एक पैरेलल पास करवा दी। ठीक है, तो पैरेलल अगर पास करवा दिए तो वो कहां से पास करेगी? आपके फोकस से पास करेगी। तो ये हो गई आपकी। ठीक, ये ऐसी जा रही थी, ये ऐसे पास करवा दी। दूसरी रे ऑफ लाइट ऐसे पास करवाई कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। सबको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर लाइट पास कर रही है तो वहीं से वापस निकलेगी, यानी कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे आ रही है तो वो वहीं से रिफ्लेक्ट करेगी। तो देखो यहां से हमने रे ऑफ लाइट निकलवाई ऐसी एक, ठीक है, तो वो वैसे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल। तो ये रिफ्लेक्टेड रे वापस पीछे आएगी, ऐसे 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 यहां पर। एक चीज देखो कि ये दोनों लाइट जो है, रे ऑफ लाइट जो है वो यहां पर मिल रहे हैं, तो आपका जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है वो यहां पर बन रही है। सो ये जो लिखा है ना ए डैश बी डैश, दिस इज योर इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट की साइज छोटी थी लेकिन इमेज की साइज जो है वो बड़ी बनी है ना। क्या ये इमेज, पहली बात तो रियल है? खुद से सवाल पूछो, भैया इधर है मिरर के और इसमें स्क्रीन पर ऑब्टेन अभी भी कर सकता हूं, हाँ, तो रियल है। क्या ये इमेज इन्वर्टेड है? तुम इन्वर्टेड देख के समझ सकते हो रियल है कि नहीं है। अगर उल्टी है तो रियल है। ठीक है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है यानी कि ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज ऐसी बनी है। ठीक है, तो बिल्कुल इन्वर्टेड है। दूसरा,
इमेज कहां पर बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे बनी है, तो मैं लिख दूंगा बियॉन्ड सी। ठीक है, तीसरा कैसी बनी है, ऑब्जेक्ट जितनी बनी है या फिर ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, बिगर देन ऑब्जेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, वेरी गुड, समझ गए बात को, नाइस नाइस नाइस, समझ गए, वेरी गुड। अब देखो जरा नेक्स्ट केस क्या होगा भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में भी आ गई, अब फोकस पर आएगी। ठीक है, सॉरी अब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा, तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर। ठीक है, यहां से भी हमने वही किया कि एक रे ऑफ लाइट जो है पैरेलल निकलवा दी तो फोकस से पास हो गई, दूसरी रे ऑफ लाइट जो है ऐसी पास कर रही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही थी, तो वैसी वापस निकल जाएगी। ये दोनों रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही हैं, यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर है, क्या आपकी ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों आर दे अपीयरिंग, डू यू थिंक दे विल मीट, नो दे विल नॉट मीट, क्योंकि ये पैरेलल है, तो इसका मतलब बहुत 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 दूर जाके शायद कहीं मिले। यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर है, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एट फोकस है, तो आपकी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगी। जो हमने पहला केस देखा था वो इसका उल्टा था, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज जो है वो फोकस पे बनेगी, राइट, वेरी गुड। तो दोनों इंटर रिलेटेड है, ठीक है, वेरी गुड। फोकस पर आपका ऑब्जेक्ट था, रिफ्लेक्ट कर गई इमेज, है ना, मतलब रिफ्लेक्ट कर गई, सारी रेज आई, दिख रहा है कि भाई कहीं इमेज नहीं बन रही है, तो बहुत दूर जाके बनेगी, यानी कि इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक, आपको हमेशा ये देखना है कि आपकी रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो कहां पर मीट कर रही है, जहां पर वो मीट कर रही है वहां पर इमेज बनेगी। क्या यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही है, नहीं कर रही, नहीं कर रही तो इमेज बहुत दूर बनेगी। यहां देखो मीट कर रही थी, हाँ यहां पर कर रही थी, यहां पर देखो कर रही थी ना, वेरी गुड, ठीक, नाइस। तो ये हमारे सारे केसेस हो गए कॉनकेव मिरर के, है ना, वेरी गुड। एक लास्ट केस बचा है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब फोकस पर भी आ गया, फोकस से और आगे आएंगे, फोकस से और आगे मतलब फोकस और पोल के बीच में, हाँ है ना, फोकस और पोल के बीच में, तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है। और नोट दिस कि दिस इज द ओनली केस इन कॉनकेव मिरर दैट यू सी जहां पर आपकी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ठीक है, इस अकेले केस में आपकी जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। देखो ध्यान से, यहां पर है आपका ऑब्जेक्ट, एक रे ऑफ लाइट हमने ऐसे निकाली जो कि मतलब यहां पर पोल पे हिट कर रही है, ऐसे निकल गई, ठीक, तो ये आपका नॉर्मल था, तो ये इंसिडेंट, ये छोड़ो, ठीक है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है, तो ये आपकी एक रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक, ये एक इंसिडेंट रे थी, ये एक उसी की रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ये दूसरी इंसिडेंट रे है, मतलब ऐसे जा रही है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, और तुमको पता है कि वहां पर क्या होता है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर का मामला है तो अगर ये इंसिडेंट रे है तो यही रिफ्लेक्टेड रे होगी। ठीक, वेरी गुड। यानी कि देखो एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, दूसरी ये है, ठीक है, ये दोनों ऐसी जा रही हैं। अगर ये दोनों दूर दूर जा रही है तो क्या मिलेंगी, पास आ रही होती तो मिलती, दूर जा रही है तो नहीं मिलेंगी। ठीक है, उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें इन्हें मिलाना पड़ेगा। कैसे मिलेंगी ये, अगर तुम इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को, इसको और इसको पीछे एक्सटेंड करो तो हाँ उस केस में यहां पर मिल रही है। ठीक, तो हमने क्या किया, मिल नहीं रही थी, सो वी मेड देम अपीयर टू मीट। ठीक, मिरर के पीछे, और यहां पर आपका ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे बन गया, तो ये ए डैश बी डैश हो गया। देखो जरा, ये इन्वर्टेड नहीं है, दिस इज नॉट इन्वर्टेड, दिस इज इरेक्ट। ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी सीधी बनी है, ठीक है, तो इरेक्ट, तो इमेज क्या रियल होगी, नहीं होगी। पहली बात तो क्यों नहीं होगी, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बनी नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज मिरर के पीछे बनी, और मिरर के पीछे तो कुछ होता ही नहीं है, राइट, वेरी गुड, ठीक है, नाइस। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो रियल इन्वर्टेड नहीं होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ठीक, नाइस, पहली चीज। दूसरी चीज कहां बनेगी, बियॉन्ड द मिरर, बियॉन्ड मिरर यानी कि मिरर के पीछे बनेगी। तीसरी चीज क्या होगा, लार्जर बनेगी, मतलब थोड़ी सी एनलार्ज बनेगी, आप ऐसे कह सकते हो, एनलार्ज बनेगी, ऐसे कह सकते हो, थोड़ी सी इससे बड़ी बनेगी। ठीक है, तो ये आपके सारे केसेस हैं। जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे बनी थी, बहुत छोटी बनी थी, रियल इन्वर्टेड थी। ठीक, जब सी के पहले रखा हुआ था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले रखा हुआ था, तो आपकी जो इमेज बनी थी वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच रखी हुई थी। ठीक है, मतलब इसके बीच में बनी थी, इमेज आपकी छोटी बनी थी, डिमिनिश बनी थी, पर रियल इन्वर्टेड थी। जब सी पर था तो सेम साइज की बनी थी, रियल इन्वर्टेड थी। जब सी और एफ के बीच में थी तो मैंने क्या कहा था कि इमेज देखो धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी, हाईली डिमिनिश्ड है, फिर डिमिनिश्ड बनी,
फिर सेम साइज की बनी, फिर एनलार्ज बनी, उसके बाद में जब एफ पर रखा हुआ था तो हाईली एनलार्ज बनी, इन्फिनिटी पे जाके बनी थी, ठीक है, ये देखो एट इन्फिनिटी। और लास्ट केस है पी और एफ के बीच में, ये वाला पी और एफ के बीच में, जहां पर आपकी जो इमेज है वो कैसी बनी है, एनलार्ज बनी है, राइट, नाइस। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कि कॉन्केव मिरर के यूजेस क्या क्या होते हैं और कॉन्वेक्स के भी क्या क्या यूजेस होते हैं। देखो कॉन्केव मिरर कैसा मिरर है, कॉन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है, कैसा मिरर है, कॉन्वर्जिंग मिरर है, ओके। तो कॉन्केव मिरर के केस में क्या होता है ना कि जनरली उसे आपकी जो टॉर्चेस होती हैं, सर्च लाइट्स होती हैं, उनमें यूज किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल बीम ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है फेंकता है, ठीक। इसी के साथ साथ शेविंग मिरर में भी यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि यार हमें शेविंग मतलब जनरली शेविंग करते समय कैसा मिरर लगता है, ऐसा मिरर लगता है जो कि एनलार्ज इमेज दे, नहीं तो बिल्कुल छोटा छोटा दिख रहा है सब, गलती से कहीं उधर उधर कट लग गया तो दिक्कत हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ऐसा मिरर चाहिए जो कि आपको एनलार्ज इमेज दे, ठीक है। तो हमें दिखा ना अभी इसके केस, एक दो केस में था कि एनलार्ज इमेज मिल रही थी, तो यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। डेंटिस्ट भी यूज करते हैं, वो यही चाहेंगे कि भाई जो दांत है उसकी एनलार्ज इमेज मिले, ना कि छोटी छोटी मिले, ताकि कोई मतलब कोई कुछ हो ही नहीं सके, है ना। तो इसलिए यहाँ पर भी यूज किया जाता है। और इसी के साथ साथ अगर कॉन्सेंट्रेट को कॉन्सेंट्रेट करना होता है फर्नेसेस में, ऐसे कॉन्सेंट्रेट करना एक जगह पर, तो उस केस में भी इसे यूज किया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि एक ऐसा मिरर है, कॉन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है, वेरी गुड, ओके। तो हमने ये बात कर ली। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर के केस में सिर्फ दो ही केस होते हैं। क्या केस होते हैं भैया, कॉन्वेक्स मिरर के केस में सिर्फ दो ही जगह पर आप ऑब्जेक्ट रखते हो, एक या तो इन्फिनिटी पे है या तो कहीं भी मेजरेबल डिस्टेंस पे है आपके मिरर से, ठीक, वेरी गुड। एक तो इन्फिनिटी पे है या फिर एक अच्छे खासे मेजरेबल डिस्टेंस पर रखा हुआ है। यहाँ पर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस का लफड़ा नहीं, क्योंकि सब पीछे की साइड है, आगे कुछ है ही नहीं, है ना। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो देखो यहाँ से ये एक रे हमने ली, है ना, ये एक और रे, ये एक और रे, तीनों कैसी है, तीनों पैरेलल हैं, ठीक है, तीनों पैरेलल हैं। तो सोचो ये रिफ्लेक्ट कुछ इस तरीके से होंगी कि अगर हम उन रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे एक्सटेंड करेंगे तो वो फोकस से पास होंगी। क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे पैरेलल जा रही है इसके इस प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो ये एक, ये दो, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी यहाँ पर ये तीसरा, ठीक है। तो ऐसे हो गया। तो इसको अगर तुम एक्सटेंड करते हो पीछे, फोकस से पास करेंगे, तो इमेज कहां पर बन रही है, फोकस पर बन रही है, ठीक है। क्यों भैया ऐसा, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रेज तो ऐसे निकल गई थी, पर वो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुई हैं, कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुई कि अगर तुम इसको पीछे एक्सटेंड करो तो फोकस से पास होंगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पर रखा था। आपकी जो इमेज कहाँ बनी है, वो बनी है फोकस पर, ठीक है, मिरर के पीछे, ठीक। कैसी बनी है, बहुत छोटी बनी है, ठीक है। और नेचर क्या है, वर्चुअल इरेक्ट है, मिरर के पीछे बनी है, वर्चुअल इरेक्ट है, बात खत्म, ठीक है। भैया दिख तो रहा नहीं है, पॉइंट साइज है, तो पॉइंट साइज भी बनी तो भी वो सीधी ही बनी है, उल्टी नहीं बनी है, राइट। दूसरा केस क्या है कि भाई साहब जो ऑब्जेक्ट है वो कोई अच्छे से मेजरेबल डिस्टेंस पर रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर अगर इन्फिनिटी और अगर यहाँ पर आपका पोल है तो इसके बीच रखा हुआ है, ठीक है। ये देखो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, वेरी गुड। तो इसमें भी तुम देख लो रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से, पहली रे ऑफ लाइट ऐसी है, कैसी है भैया, पैरेलल है, तो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी कि इसको पीछे एक्सटेंड करोगे ना तो फोकस से जाएगी। और दूसरी कैसी है, दूसरी कुछ इस प्रकार जा रही है कि अगर इसे पीछे एक्सटेंड किया जाए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती, तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट कर गई, है ना, नाइस। तो एक तो ये रे ऑफ लाइट हो गई आपकी, और ये इधर से ऐसे यहाँ पर मिल रही है, हटाओ इसको, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये एक रिफ्लेक्टेड रे है और ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है, इसको पीछे एक्सटेंड किया और इसको पीछे एक्सटेंड किया, तो ये ऐसा हो गया, ठीक, वेरी गुड। मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी वहीं आपकी इमेज बनती है, ठीक। इस केस में देखो जहां पर मिल रही है वहीं इमेज बन रही है, इस केस में देखो ये दोनों जहां पर मिल रहे हैं वहीं आपकी इमेज बन रही है। तो ये छोटी सी जो बनी है ना, ए डैश और बी डैश, दिस इज योर इमेज। इमेज कैसी मुझे बताओ, छोटी है तो हम क्या लिखेंगे, इट इज डिमिनिश्ड। इमेज मिरर के पीछे बनी है और सीधी बनी है, उल्टी नहीं बनी है, इन्वर्टेड नहीं बनी है, तो हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है, ठीक है, वेरी गुड, ओके। कॉन्वेक्स मिरर ना जनरली ऐसी जगहों पर यूज किया जाता है जहां पर आपको एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू चाहिए, जैसे कि आपकी कार के जो मिरर होते हैं वहां पर क्यों कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है, क्योंकि जो पीछे का ट्रैफिक है उसका हमें अच्छा व्यू मिल सके, अच्छा वाइड व्यू मिल सके, ठीक है, इसलिए वहां पर यूज किया जाता है। समझे बात को, ये देखो कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, दीज मिरर्स आर फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ द व्हीकल, समझ गए तुम, ठीक है,
वेरी गुड। कॉन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेज, यानी कि आपको जो है ना अच्छा फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। आपने देखा होगा मॉल्स में, ये देखो ऐसा कुछ लगा होता है, क्यों? टर्निंग पे लगा होता है, ताकि आपको पूरा वहां तक का सब दिख सके कि वहां से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही यहाँ पर, ठीक है, तो मैं टर्न ढंग से लूँ, टर्न ऐसे लूँ, ठीक, नाइस, ऑल राइट। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया यार? अभी हमने सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग चल रही नहीं चल रही, ओके, ठीक है। सो व्हाट हैव वी सीन टिल नाउ? हमने अभी तक ये देख लिया कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, ठीक, हमने अभी तक ये देख लिया कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है हमने देख ली, ऑलराइट, ये दोनों चीजें जो है हमने वो देख ली। अब हम समझने वाले हैं कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक, यानी कि इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हमको सॉल्व करने हैं, उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें जो फॉर्मूला लगेगा का, ठीक है, वो फॉर्मूला कैसे हम लोग यूज करते हैं। उसके पहले कुछ चीजें समझना इंपॉर्टेंट है। क्या चीज है? साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। मतलब भैया ये साइन कन्वेंशन ध्यान रखना कि जब आप लेंस पढ़ोगे ना तब भी सेम रहेगा, बस यहां पर आप समझ रहे हो पहले, ठीक है। The object is always placed to the left of the mirror. This implies that light from the object falls on the mirror from left hand side. चलो छोड़ो ये बकवास है, इधर देखते हैं। देखो यहां पर हम ये बात करेंगे कि भैया आप जो डिस्टेंसेस हैं, ठीक है, जो हाइट आप ले रहे हो वो पॉजिटिव में लोगे कि नेगेटिव में लोगे, ठीक है। चलो पहले मैं तुमको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। ये आपका कार्टेशियन प्लेन होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है, ठीक। एक चीज समझो कि ये आपका ओरिजिन है, ठीक, ये आपका क्या है? ओरिजिन है, ओके। अगर मैं एक्स एक्सिस की ही बात करता हूं तो इधर सारे कैसे हैं? पॉजिटिव नंबर्स हैं, और इधर सारे कैसे नंबर्स प्लेस्ड है? आपके नेगेटिव नंबर्स प्लेस्ड हैं, हाँ या ना भाई? इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, वही इधर -1 है, -2 है, -3 है। यानी कि ओरिजिन के राइट पे एक्स के लिए सब पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट में एक्स के लिए सब नेगेटिव, ठीक, वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं वाई की, तो ये वाई एक्सिस हो गया आपका, ठीक। सबको पता है कि ओरिजिन से ऊपर y के लिए सब पॉजिटिव, यानी कि ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। ओरिजिन से नीचे y के लिए सब नेगेटिव, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ठीक है, वेरी गुड। यही सेम चीज आपको इधर फॉलो करनी है, ध्यान से देखना कैसे फॉलो होगी। ये मान लो कि आपकी वो बीच वाले आपकी y एक्सिस की लाइन है, चलो वो भी छोड़ो, ये आपका मिरर है। अब भले यहाँ पर कॉन्वेक्स हो कॉन्केव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस पोल पर ध्यान दो, ठीक है। मान लो कि ये पोल आपका ओरिजिन है, मान लो, अज्यूम करने में कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा ना, नंबर ही बचेंगे अपने, हमको अच्छे से समझ में ही आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वेरी गुड। अच्छा वेरी गुड, ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, मान लो जैसे कि ये थी ना यहाँ पर, वैसे ही आपकी ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक बात समझो, अगर ये आपका ओरिजिन का काम कर रहा है तो इसके इस पोल के इधर साइड जो भी डिस्टेंस आप लोगे वो कैसा लोगे? पॉजिटिव लोगे, हाँ या ना? क्योंकि यहां पर तुम देखो ना, ओरिजिन के राइट में सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इसके राइट में जो भी आप डिस्टेंस लिखोगे वो कैसा लिखोगे? पॉजिटिव लिखोगे, है कि नहीं? वेरी गुड। तो यहां पर मान लो कि लेट अस अज्यूम कि आपकी इमेज ना कहीं यहां पर बनती है, लेट अस से ये आपकी इमेज बनी, अभी इसकी भी बात करेंगे। लेट अस से ये पोल से इतनी दूर बनी है, कितनी दूर? 20 सेंटीमीटर दूर बनी है, अज्यूम करते हैं, मान लो कि अज्यूम कर रहे हैं हम ऐसा, ठीक। तो इमेज डिस्टेंस को ना हम v से डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये होता है आपका इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं v कैसा लिखूंगा? v प्लस 20 सेंटीमीटर लिखूंगा, नहीं लिखूंगा? क्यों लिखूंगा? क्योंकि ये इस पोल के इधर साइड आ रहा है, राइट हैंड साइड आ रहा है, ऐसे खड़े रहो, राइट हैंड साइड आ रहा है पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है कैसा होगा? नेगेटिव। सोचो जरा, इस ओरिजिन के लेफ्ट पे सब नेगेटिव था, इसके लेफ्ट भी सब नेगेटिव होगा। जैसे कि मान लो कि ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट रखा है, लेट अस से कि ये आपके अज्यूम करते हैं कि 30 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है इस मिरर से, ठीक है, वेरी गुड। तो हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कैसे डिनोट किया जाता है? u से। u मतलब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब क्या कि भैया मिरर से कितनी दूर आपका ऑब्जेक्ट है, क्या लिखेंगे हम? u लिखेंगे -30 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि आप इसके लेफ्ट में जो भी डिस्टेंस लेते हो वो सब आप नेगेटिव लिखोगे, ठीक, वो सब आप नेगेटिव लिखोगे, वेरी गुड। ये बात हो गई हमारी सारी एक्स एक्सिस की, ठीक। इसके इधर जो भी लोगे पॉजिटिव, इसके इधर जो भी लोगे नेगेटिव, है ना, नाइस, वेरी गुड। एक और चीज समझते हैं, देखो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसा सीधा, है ना, वेरी गुड। अब देखो यार, जब हम बात करते हैं वाई एक्सिस की यानी कि इसकी, तो इस पोल के मतलब इस ओरिजिन के ऊपर जो भी डिस्टेंस आप लोगे सब पॉजिटिव रहेगा। यानी कि अगर मैं इस ए बी की अगर हाइट बोलूं,
अज्यूम करते हैं कि इस ए बी की हाइट होगी लेट अस से कि 10 सेंटीमीटर, तो मैं क्या 10 लिखूंगा या फिर -10 लिखूंगा? ऑफकोर्स 10 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि ये जो ये क्या है आपका, ये मान लो ओरिजिन है, ठीक है, इसके ऊपर आप जो भी लोगे सब पॉजिटिव रहेगा और इसके नीचे जो भी डिस्टेंस लिया जाएगा वो सब नेगेटिव रहेगा, ठीक है, ओके। तो अब जैसे कि मानो कि ये आपकी इमेज बनी है, ठीक है, ये आपकी इमेज बनी है, ठीक है, लेट अस से दिस इज इमेज A डैश B डैश, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट की हाइट अगर मैंने बोला कि +10 सेंटीमीटर है और लेट अस अज्यूम कि आपकी इमेज जो है उसकी हाइट है, लेट अस अज्यूम की कम मान लेते हैं, इसकी हाइट हम मान लेते हैं चलो 8 सेंटीमीटर। तो क्या मैं प्लस लगाऊंगा कि माइनस लगाऊंगा? मैं पहले तो अपना कार्टेशियन प्लेन याद करूंगा। यार ये ना आपका वाई एक्सिस अगर ऊपर होता तो पॉजिटिव होता, नीचे है तो नेगेटिव होगा, क्योंकि ऊपर वाई एक्सिस में सब पॉजिटिव है, नीचे वाई एक्सिस में सब नेगेटिव है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -8 सेंटीमीटर, समझे बात को? ये क्या हो जाएगा आपका -8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना, आपके मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस लो वो हमेशा नेगेटिव। अभी मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, इस हाइट की बात नहीं कर रहा हूं, इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ठीक। इस हिसाब से मान लो कि ये आपकी इमेज बनी है ना, ये मिरर के इसी साइड बनी है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? नेगेटिव होगा, और ये डिस्टेंस भी कैसा है? नेगेटिव है। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कैसा है? नेगेटिव है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक का कैसा है? पॉजिटिव है। तो हाइट पॉजिटिव है पर डिस्टेंस नेगेटिव है, इस केस में हाइट भी नेगेटिव है और डिस्टेंस भी नेगेटिव है, ठीक। तो ये होता है आपका कार्टेशियन प्लेन का सारा कमाल, मतलब आपके साइन कन्वेंशन का सारा कमाल। तो एक चीज बता दूं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से डिनोट करते हैं, ठीक है, वेरी गुड। इमेज डिस्टेंस को हम v से डिनोट करते हैं, ठीक है, वेरी गुड। और फोकल लेंथ को हम f से डिनोट करेंगे। फोकल लेंथ क्या था हमने देखा था, जैसे कि मान लो आपका फोकस लेट अस अज्यूम कि यहां पर आता है, ठीक है, तो यहां से लेकर तो यहां तक का डिस्टेंस आपकी फोकल लेंथ हो जाएगा, ओके। चलो अब हम देखने वाले हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है भाई? वो फॉर्मूला जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं, और वो क्या होता है? मिरर फॉर्मूला इज बेसिकली 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है, वेरी गुड। दिस इज योर मिरर फॉर्मूला, समझे बात को? v क्या है भैया? अभी मैंने बताया इमेज डिस्टेंस, ठीक। u क्या है आपका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f क्या है? फोकल लेंथ है, ओके, वेरी गुड। अब चलो एक केस देता हूं मैं, है ना, चलो केस बाद में देंगे, वो न्यूमेरिकल्स में करेंगे हम, ठीक। तो ये बात हो गई हमारी मिरर फॉर्मूला की। ये चीज ध्यान रखना, लेंस फॉर्मूला भी ऐसे ही होता है, बस इसकी जगह माइनस आ जाएगा, जो हम आगे देखेंगे, समझेंगे, ठीक है, नाइस। अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। भैया ये मैग्निफिकेशन क्या होता है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, लेट अस अज्यूम कि ये कुछ ऐसा केस बन गया, ठीक है, कुछ ऐसा केस बन गया कि आपका जो ये यहाँ पर C है, यहाँ पर F है, ऑब्जेक्ट कहीं तो भी यहाँ पर है, ठीक, और इमेज ये है, ठीक है, वेरी गुड। लेट अस अज्यूम कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, यानी कि ये इतना ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट है, मैंने h से डिनोट कर दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और इमेज जो बनी जिसकी हाइट को मैंने h डैश बोल दिया, वो बनी 20 सेंटीमीटर, ठीक, वेरी गुड। तो मुझे एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का था, ठीक, इमेज 20 सेंटीमीटर की बनी, उल्टी बनी लेकिन बनी तो 20 सेंटीमीटर की ना, तो हम क्या बोलेंगे कि जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ी है, राइट, वेरी गुड। अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है तो इमेज 20 सेंटीमीटर की बनी है, ठीक, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट की साइज से दुगनी बनी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मैग्निफिकेशन बोलेंगे ना, वेरी गुड, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? इट इज नथिंग बट हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। जैसे कि मान लो कि इमेज की हाइट आपकी 20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी? 10 थी, तो मैग्निफिकेशन कितना हुआ? 2 का हुआ, है कि नहीं? मैग्निफिकेशन कितना हुआ? 2 का हुआ। अब मान लो ऐसा है, ठीक है, मान लो इमेज जो है वो 5 सेंटीमीटर की बनी और ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है, तो ये 1/2 हो जाएगा, है ना, यानी कि जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट के आधे साइज की बनी है, राइट, वेरी गुड। तो ये आपका मैग्निफिकेशन होता है, दिस इज इट, इतना ही है इसमें, ओके, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आपके नेक्स्ट पोर्शन की। अभी तक हमने जो भी समझा है वो सब आपका आता है
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, ठीक, वह सब आपका आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब आप देख रहे हो कि लाइट बाउंस बैक कर रही थी, अब हम देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिनन ऑफ द चेंज इन पाथ ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। देखो जरा समझो, लेट अस से कि ये आपकी बाउंड्री है, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है, नाइस। ये एयर है, यानी कि इस बाउंड्री के ऊपर एयर है और इसके नीचे पानी है, ठीक, यानी कि ये नीचे का जो है पानी है और ऊपर एयर है, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम कि ये लाइट रे एक आ रही है, सीधी है, ठीक है, वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, उसको इग्नोर करना, ठीक है। अब पढ़ो क्या लिखा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। देखो यहां पर पहले लाइट रे कहां पर ट्रैवल कर रही थी, एयर में, अब वो कहां एंटर करेगी, वाटर में, तो मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज हुआ तो क्या लाइट बेंड होगी, हाँ जी होगी, ठीक है। तो ये लाइट कुछ इस तरीके से बेंड हो गई, ठीक है। इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं गई, क्यों नहीं गई, क्योंकि लाइट अब एयर से पानी में जा रही है तो वो थोड़ा सा बेंड हो गई। अच्छा भैया हमें पता कैसे चलेगा कि जो लाइट रे है वो नॉर्मल के तरफ बेंड होगी कि नॉर्मल से दूर बेंड होगी, मतलब आप तो ऐसा भी बना सकते थे कि आपने क्या किया, ऐसा बना दिया, ये भी तो बेंडी हुआ है ना, अगर ये एयर है ये वाटर है तो ये भी तो बेंडी हुआ है नहीं हुआ है। तो आप पता कैसे लगाओगे कि भाई ये नॉर्मल है, ये लाइट की जो रे है वो नॉर्मल से दूर बेंड होगी कि नॉर्मल के तरफ बेंड होगी। तो उसके लिए भी हमारे पास में एक चीज होती है, क्या होता है कि अगर लाइट एक डेंसर से एक रेयर मीडियम में जा रही है तो क्या होगा कि जो लाइट है ना, वो नॉर्मल से दूर भागेगी, ठीक, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे भैया, ये देखो, जैसे कि मान लो उल्टा केस मान लेते हैं, ठीक है, ये वाटर है, पानी जो है सबको पता है कि एयर से ज्यादा डेंस होता है, ठीक, ऑप्टिकली ज्यादा डेंस होता है, ठीक है। जैसे कि ये रे ऑफ लाइट है ना, पानी से अब ये एयर में जाएगी, एयर कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम है, कम डेंस है, वाटर कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी ना तो लाइट रे नॉर्मल से दूर बेंड जाएगी। ये देखो यहां पर इतना एंगल था लेकिन यहां पर ये इतना एंगल है, ठीक है। तो क्या हुआ कि लाइट रे नॉर्मल से दूर बेंड हो गई, है ना, नाइस। लेकिन अगर उल्टा केस होता, ये एयर है मीडियम 1 और आपका ये पानी है मीडियम 2, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक है, यानी कि नॉर्मल के पास बेंड हो जाएगी, ठीक। अब इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, इसमें भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, लेकिन आप देख ही सकते हो बराबर होता है कि नहीं होता, सामने है तुम्हारे, ठीक है, वेरी गुड। तो ये हमारी बात जो है वो हो गई कि भैया ये आपका रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, कि जब एक मीडियम से लाइट जो है वो दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक, तो उस केस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है ना, उस केस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ओके, वेरी गुड। अब देखो जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे ना, वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी होते हैं, ठीक है, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी होते हैं। ये देखो जरा, पहली चीज तो सेम रहेगी, क्या कि मान लो ये इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे, है ना, एंड एक मिनट, हाँ, दिस इज योर नॉर्मल, ठीक है, आपका नॉर्मल है। तो देखो ये तीनों कैसे प्लेन में है, तीनों सेम ही प्लेन में है, ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे इधर है तो रिफ्रैक्टेड रे जो है वो इधर जाएगी, नहीं, ये तीनों सेम प्लेन में है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन, ये ऐसा एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक, पहली चीज। अब दूसरी चीज क्या आती है, जैसे कि आपने देखा था रिफ्लेक्शन में कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर था, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, ठीक है। यहां पर तुम देख सकते हो कि भाई नॉर्मल से दूर जा रही है रिफ्रैक्टेड रे, तो चेंज आएगा एंगल में। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर बड़ी ही रिसर्च के बाद ऐसा पता चला है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मतलब भैया देखो, मैं एक बात बताता हूं, ठीक है, एक बार वापस से पढ़ो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है, वेरी गुड।
समझो जरा इस बात को कि लेट अस अज्यूम कि ये I1 है, इसके लिए कुछ ना कुछ आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 होगा, ठीक है, वेरी गुड। तो I1 के लिए R1 है, फिर हो सकता है कि हमने एंगल चेंज कर दिया है ना, ऐसा कर दिया, ठीक, तो ये I2 है और ये क्या है, ये R2 है, तो I2 के लिए कुछ ना कुछ R2 निकलता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ऐसा ही कुछ हमने चेंज कर दिया, तो ये I3 है, ठीक है, और ये R3 है, ठीक, तो I3 के लिए कुछ ना कुछ R3 आ गया, यानी कि ओके R3 आ गया, ठीक है। ये पता चलता है ना, मतलब I1 के लिए कुछ ना कुछ R1 आ रहा है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए कुछ ना कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है। फिर अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर दिया, बदल दिया, ठीक, मान लो अगर पहले 40 डिग्री था तो अब हमने 50 डिग्री कर दिया, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक, वेरी गुड। फिर अगर हमने और बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ेगा, ठीक है, वेरी गुड। तो ऐसा पता चला कि जैसे कि हमने देखा I1 के लिए R1 आ रहा है, कोई ना कोई I2 के लिए R2 आ रहा है, I3 के लिए R3 आ रहा है, तो ये पता चला कि साइन I1 बाय साइन I2 इज इक्वल टू साइन, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू साइन I3 अपॉन साइन I4 एंड सो ऑन, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि साइन I अपॉन साइन R जो है ना, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ओके, इसीलिए कहा जाता है, ये रेशो निकल के आता है, ठीक भाई। एंगल ऑफ मतलब सॉरी हमारे रिफ्लेक्शन में क्या था कि एंगल I एंगल R के बराबर, इजी डन, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा है, ठीक है, वेरी गुड, ओके। अब ये जो आया ना आपका, ये जो कांस्टेंट वैल्यू आपकी आती है कि भैया साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये जो कांस्टेंट आपका आया है, इसको एन से भी डिनोट करते हैं, कुछ ऐसे भी डिनोट करते हैं इसको, ऐसे, ठीक, म्यू से, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें एक मीडियम के बारे में पता लगता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर ये नहीं समझ में आता है तो हमारे पास वेट होता है, ठीक, हमारे पास में किलोमीटर वगैरह है, वैसे ही यहाँ पर ये मीडियम के लिए है कि भैया मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक, मीडियम डेंस है कि मीडियम कम डेंस है, मीडियम में लाइट फास्ट ट्रैवल करेगी कि धीरे ट्रैवल करेगी, वो इससे ऐसे पता चल पाता है हमको, ठीक है। तो आपका ये जो कांस्टेंट है ना, इट इज नथिंग बट, ध्यान से देखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है। इसे ये जो हमने देखा साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसे कहा जाता है स्नेल्स लॉ। क्या कहा जाता है? स्नेल्स लॉ कहा जाता है, समझ रहे हो बात को, इसे कहा जाता है स्नेल्स लॉ, ओके, वेरी गुड। तो ये हो गया इनके दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, समझ गए बात को। अच्छा, अब जनरली साइन I अपॉन साइन R ये आपको आपके न्यूमेरिकल्स में देखने को नहीं मिलेगा, तो भैया क्या देखने को मिलेगा? भैया क्या देखने को मिलेगा? मैं दिखाता हूँ क्या देखने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा देखना अभी, ठीक है। कहाँ गया आपका? ओके, ये चीज़ तो हमारी हो गई थी, वाई इज दिस रिपीटेड, ओके, वो मैं दिखाता हूँ आगे क्या है, ठीक है। वो ग्लास स्लैब है, वो आगे आएगा, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, ओके। इफ मीडियम वन इज वैक्यूम और एयर, चलो ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, देखो क्या होता है, n/1 है ना, n/1 इज मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मतलब भैया नहीं समझ में आया, देखो मैं बताता हूं। आपका जो वैक्यूम होता है, ठीक है, वैक्यूम में क्या स्पीड होती है लाइट की, है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वहां पर जब पार्टिकल्स ही नहीं है तो डेंसिटी का सवाल ही नहीं उठता, है ना, तो बहुत तेजी से लाइट ट्रैवल कर सकती है, ठीक, नाइस। मतलब वैक्यूम है भाई, वैक्यूम है, ऐसा तुम समझ सकते हो क्या है ना, है, ओके। अगर आपको किसी भी अगर आपको मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है, लेट अस से कि किसी भी आपको मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? उसके लिए फॉर्मूला ये है कि आप स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 लिखो, ठीक, यानी कि लाइट की
मीडियम 1 में क्या स्पीड है ये लिखो, अपॉन करो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इससे आपके पास में आपका सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड मीडियम का आपके पास में जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? कैसे निकालना है मैं बता दूं, देखो N21 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। ये क्या है भैया? ये है मतलब कि सेकेंड मीडियम जो है जिसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, अगर आपको निकालना है तो कुछ मत करो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 लिख दो और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 लिख दो, जहां से वो सेकंड में ट्रैवल कर रही है, मतलब ये समझ गए। ठीक है, अब मान लो कि लेट अस अज्यूम कि आपका जो पहला N21 है, तो ये जो मीडियम 1 है जिससे लाइट आपकी सेकेंड मीडियम में ट्रैवल कर रही है, अगर वो मीडियम एयर या फिर वैक्यूम है, ठीक है, एयर या फिर वैक्यूम है, तो जो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कंसिडर किया जाता है। वेरी इजी भाई, हमने क्या देखा कि अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है सेकेंड मीडियम का, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब मीडियम 1 क्या है? एयर है, तो आप ऊपर क्या लिखोगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। वेरी गुड, तो ये देखो NM, यहां पर NM इसलिए लिख दिया है क्योंकि अब आपको जो है इससे सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 जो है वो एयर है। ठीक है, और जनरली एयर सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने में बहुत काम आएगा। ठीक है, वो भी छोड़ो, चलो ज़्यादा ओवर हो जाएगा। तो ऐसा समझो कि अगर आपका पहला मीडियम एयर है जिससे कि लाइट अब सेकेंड मीडियम में घुस रही है, जा रही है, ठीक, तो अगर हमें उस सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, वेरी इजी, सेम फॉर्मूला लगाना है, बस ऊपर हम लिख देंगे C बाय और नीचे लिख देंगे V। भैया V1 अपॉन V2 क्यों नहीं लिखा? तुम ऐसे भी लिख सकते हो, बस V1 की जगह पर C लिख दिया है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को C से डिनोट किया जाता है और ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमें पता है, ठीक है, ये हमें पता होती है। ओके, बस अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो अब यहाँ पर भैया V क्यों लिख दिया? तो अच्छा लग रहा है फॉर्मूला में, देख लो C बाय V, है ना। अब इतना अगर तुमको डीप में जाना है तो ये देखो V1 की जगह पर C है, V2 की जगह पर V है, ये समझ लो ना तुम, ये बात तुम समझ लो। ठीक, नाइस, सेम ही चीज है, बस अलग अलग शब्द अलग अलग लेटर्स लिख दिए। ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो अगर आपको किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालना है एयर के रिस्पेक्ट में, तो क्या करो, सबसे ऊपर लिख दो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, उसके नीचे लिख दो डिनोमिनेटर में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपको पता है क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एयर या फिर वैक्यूम में। ठीक, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नीचे लिख दो, जो भी होगी, जो भी मान लो जो भी आपने लिख दिया, सॉल्व कर दिया, आपके पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा सेकेंड मीडियम का। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो मीडियम 1 की जो स्पीड है वो ऊपर आएगी और मीडियम 2 में जो लाइट की स्पीड है वो नीचे आएगी। समझ गए बात को? तो ये चीजें आपकी होती हैं। ऑलराइट, नाइस। अब यार हम समझते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, ये भी आपका एक जरा इंपॉर्टेंट सा पार्ट आता है। क्या लिखा है इसमें समझते हैं। ये आपका एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब है तो समझो जरा, आपकी जो लाइट है, सॉरी जो रे है, वो एयर से, है ना, वो एयर से ग्लास में एंटर करेगी, हाँ या ना, एयर से ग्लास में एंटर करेगी। हमने क्या पढ़ा था कि अगर मीडियम चेंज होता है, अगर मीडियम चेंज होता है तो लाइट जो है वो बेंड करेगी। हाँ जी, कर रही है, देखो ये आ रही है आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है, यहां से यहां तक नॉर्मल खींचा हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, तो ये आपका क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। नाइस, इसको इधर से ऐसे कर दिया, देखो बेंड हुई ना, ऐसे ऐसे जाना चाहिए था, ये देखो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये बेंड हो गई है ना। तो ये क्या है, आपका आर है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपका रिफ्रैक्शन तो यहाँ पर हो गया है। ठीक, अब ये रे जो है ये रिफ्रैक्टेड रे है जो यहाँ तक ट्रैवल कर रही है। अब सोचो यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा, क्यों भैया? क्योंकि अब जो लाइट रे है, पहले क्या था, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, क्यों भैया? क्योंकि लाइट जो है वो, लाइट रे जो है एयर से ग्लास में गई, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। यहां पर अब वापस से रिफ्रैक्शन होगा, क्यों भैया? क्योंकि अब लाइट जो है वो ग्लास से एयर में जाएगी, हाँ या ना। ठीक, तो देखो यहाँ पर, ये देखो, ये देखो, इसको अगर मैं ऐसे करता हूँ ना, तो ये जो है आपका एंगल, ये छोटा होगा इससे, क्यों? क्योंकि अब ये नॉर्मल से दूर निकल जाएगी, राइट, ये नॉर्मल से अब दूर निकल जाएगी। समझ रहे हो ना बात को? वेरी गुड। तो ये चीजें हैं। अब इसमें समझना क्या है भैया, इसमें समझना क्या है, देखो मैं समझाता हूँ क्या समझना है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर आपका रिफ्रैक्शन हुआ, ये हम समझ गए, एयर से ग्लास में जा रहे थे, वेरी गुड। ये इंसिडेंट एंगल है, ठीक, ये इंसिडेंट एंगल है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका एंगल ऑफ जो है वो रिफ्रैक्शन है, ठीक, नाइस।
अब समझो कि ये नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, ठीक है, तो ये दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, है कि नहीं, दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, तो दोनों पैरेलल है। अगर दोनों पैरेलल है तो ये दोनों कैसे एंगल्स होंगे आपके, अल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो अगर ये आर है तो ये भी इसके बराबर होगा, हाँ या ना, ये और ये दोनों बराबर होंगे, राइट, वेरी गुड, ठीक है। ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इस एंगल के बराबर होता है जिसे एंगल ऑफ इमर्जेंस कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर बहुत सारे एंगल से ध्यान से समझना। पहले ये जो इंसिडेंट रे आई है, ये जो नॉर्मल के साथ बना रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। फिर यहाँ पर ये रिफ्रैक्ट होने के बाद में जो एंगल बना रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक। उसके बाद में फाइनली यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन होने के बाद ये वापस बाहर निकल जाएगा, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है। बहुत सारे बच्चों इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लेते, नहीं, ये तो एंगल ऑफ इमर्जेंस है, यहाँ से तो लाइट बाहर निकल रही है, ठीक है, वेरी गुड। तो एंगल ऑफ, तो ये इसके बराबर होगा, सीधी सी बात है भाई, दिख रहा है पैरेलल होंगे तो ये बराबर होगा, और ये इसके बराबर होगा। कैसे भैया, ये देखो, ये ऐसा है, ठीक, समझ रहे हो, और ये जो है ये ऐसा जाने चाहिए थी, तो ये ऐसा हो गया, मतलब ये क्या है, ये पैरेलल निकल जाएगा इन शॉर्ट, ठीक है। ऐसा अगर तुम इसको पीछे एक्सटेंड करके देखो, ऐसे देखो, तो ये दोनों कैसे पैरेलल है ना, पैरेलल है, तो ये हो जाएगा आपका सेम, ठीक है। अब अगर आपको डाउट आता है कि भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों कैसे जो है वो बराबर है, ठीक है, तो ये देखो, ये एयर है कि मतलब ये जो लाइट रे है वो कुछ ऐसे जानी चाहिए थी, ठीक है, यानी कि वो ऐसी है, मतलब ये इसको एक्सटेंड कर दिया हमने नीचे तक, ये आपकी इमर्जेंट रे है जो कि इसमें से बाहर निकली है। ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल है, सोचो जरा, ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल है कि नहीं, बिल्कुल पैरेलल है। अच्छा, तो ये एंगल और ये एंगल को अगर तुम ध्यान से नोटिस करो और उसमें अगर आप कुछ ना कुछ तिकड़म निकालते हो, लगाते हो, तो आपको ये पता चलेगा कि ये दोनों एंगल बराबर आते हैं, ठीक है। अब इतना तो तुम समझ ही सकते हो कि बराबर कैसे आते हैं, सबने जो है लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रखा है। तो जैसे कि मैं बता रहा था यार, अभी हम देख के आए थे, क्या देख के आए थे कि अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, जैसे कि आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, एयर से लाइट आ रही है, तो आप क्या करोगे, n21 लिखो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लिखो जो कि हो जाएगी c, ठीक, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास लिखो जो कि हो जाएगी v, आपको मिल जाएगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या फिर मान लो कि पहला मीडियम कुछ और है, दूसरा मीडियम कुछ और है, जैसे कि मैंने बताया था, तो लिखो n21 यानी कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू में लिखो v1 अपॉन v2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये इस तरीके से आप जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है, वेरी गुड। और यही सेम चीज जो मैंने बताई थी वो वापस यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। बस ये है कि अगर आप उसको एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हो तो इट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम का आप एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। अब जैसे कि हमने बात की थी कि यार क्या था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने अभी देखा क्या होता है भाई, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, चलो वो भी हम छोड़ देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मेजरमेंट हमारे सामने आ गया कि भाई वाटर का इतना है, ग्लास का इतना है और डायमंड का इतना है, ठीक है। ये जो हमारे पास में मेजरमेंट आया, इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखो सीन ये होता है ना कि अगर मैं बात करता हूँ पानी की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है 1.33 है, ग्लास का उससे ज़्यादा और डायमंड का उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। तो जब मैं बात करूंगा कि अगर आप रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो क्या होगा कि एयर क्या है, एक रेयरर मीडियम है, पानी एक डेंसर मीडियम है, तो जो लाइट रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ठीक है। लेकिन जब वही लाइट रे एयर से ग्लास में जाएगी तो ज़्यादा नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा क्लोज होगी। और जब वही लाइट रे जब एयर से डायमंड में जाएगी, सब तीनों केसेस में आपका जो मीडियम 1 है वो एयर है, ठीक है। तो जब वो लाइट रे एयर से डायमंड में जाएगी उस केस में सबसे नज़दीक होगी आपके नॉर्मल से। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है यार एक चीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब हम बात करते हैं डेंसिटी की, जब हम बात करते हैं कि एक आपका जो मीडियम है वो ऑप्टिकली ज़्यादा डेंसर है, ठीक है, एक आपका ऑप्टिकली रेयरर है, तो ऐसा होता है कि इन कंपेयरिंग टू मीडिया द वन विथ लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर, यानी कि जिसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर है, ठीक है, और जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो ऑप्टिकली रेयरर होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना वो रेयरर मीडियम में ज़्यादा होती है, यानी कि लाइट जो है वो तेज़ी से ट्रैवल करती है रेयरर मीडियम में एज कम्पेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है, वेरी गुड। इसीलिए ऐसा होता है कि जब आपकी रे ऑफ लाइट जब किसी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड भी स्लो हो जाती है, साथ में वो बेंड भी हो जाता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब वो कितना बेंड होगा वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है कि भाई अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा बेंड हो जाएगी, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम है तो थोड़ी कम बेंड होगी, लेकिन बेंड ज़रूर होनी है, ठीक है। तो ये सीन होता है पूरा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आपकी ऑप्टिकली डेंसर और रेयरर का, ठीक है, नाइस। अब हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन बाय स्पेरिकल
लेंसेज की, कि जो आपके लेंसेज होते हैं वो कैसे रिफ्रैक्शन करते हैं। ठीक, अब देखो यार एक चीज समझो कि आपका जो ऐसे अंदर साइड कर्व्ड है ना, ये कैसा है, ये आपका कॉनकेव लेंस है। क्यों भैया? क्योंकि ये देखो ऐसे कर्व्ड है अंदर की साइड, तो इसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। और जो आपका बाहर की साइड है, इधर से भी और इधर से भी, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। जैसे कि हमने देखा था कि कॉनकेव मिरर जो है, एक चीज मैं तुमको बता दूं, बहुत मजा आएगा तुमको। देखो, तुमने जितने भी केसेस देखे कॉनकेव मिरर के, वो सारे अब तुम कॉन्वेक्स लेंस में देखोगे, सेम टू सेम। ठीक, थोड़ा बहुत फर्क आता तो आएगा, बाकी सेम टू सेम। जो आपने देखे कि इमेज को यहाँ पर रखा है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा है, फिर इमेज यहाँ बनी, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, वेरी गुड। तो कॉनकेव मिरर जो था वो कॉन्वर्जिंग मिरर था, हाँ या ना? तो मुझे बताओ, अगर मैंने आपको बोला कि यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कॉनकेव मिरर जैसा होगा, तो आपका कॉन्वेक्स लेंस भी कॉन्वर्जिंग होगा। और ये आप साफ साफ देख सकते हो, ये देखो लाइट रेज आ रही हैं, ठीक, सारी रिफ्रैक्ट होने के बाद अब क्या हो रही है? रिफ्रैक्ट हो रही हैं, है कि नहीं? अब क्या हो रही है? रिफ्रैक्ट हो रही है, हाँ या ना? हाँ जी, बिल्कुल हाँ। ठीक है, अब क्या हो रही है? रिफ्रैक्ट हो रही है। तो रिफ्रैक्ट होने के बाद में सब एक पॉइंट पर मिल रही है। अब आप बोले कि भैया इधर साइड का सच्चाई है कि गलत, मतलब वो फॉल्स है, वो रियल नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि ये लेंस है। ठीक है, तो लेंस के इधर साइड भी दुनिया है ना? आप लेंस के एक साइड से देख सकते हो क्या? नहीं, दोनों साइड से देख सकते हो। भैया चश्मा है, ऐसा तो नहीं है कि चश्मे के अंदर के साइड में कोटिंग लगा दी, मैं कुछ देख ही नहीं पाऊंगा, या फिर बाहर साइड कोटिंग लगा दी, ऐसा नहीं है ना। आप चश्मे के दोनों साइड से देख पा रहे हो, है ना? तो इसलिए दोनों साइड इसके लिए आपकी ट्रू बन जा रही है ना? ठीक है, चलो। अब ये देखो यहाँ पर यार अलग अलग टाइप के लेंसेज हैं, है ना? हमको पढ़ने तो वैसे बाय कॉन्वेक्स और बाय कॉनकेव ही है, हम लोग ये दोनों ही देखने वाले हैं, पर ऐसे अलग अलग टाइप के और कौन से हो सकते हैं? तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, पर देखो यहाँ पर और जरा एग्जांपल देता हूँ। एक यहाँ पर दिया हुआ है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब क्या? देखो उसकी एक साइड जो है वो कॉन्वेक्स है, जो बाहर बल्ज आउट है, और एक साइड प्लेन है, इसलिए कहा जा रहा है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एक है प्लेनो कॉनकेव लेंस, यानी कि एक साइड जो है वो प्लेन है, देखो राइट वाली, और एक साइड कॉनकेव है, अंदर है, केव जैसी है, तो ये प्लेनो कॉनकेव है। तो इसी तरीके से बहुत सारे टाइप के लेंसेज होते हैं, ठीक है, और उन्हें हम देख रहे होते हैं, पर हम अभी बाय कॉन्वेक्स और बाय कॉनकेव देखने वाले हैं। तो हम ये समझ गए हैं कि आपका लेंस क्या करेगा? रिफ्रैक्ट करेगा। पहली चीज, लेंस क्या है? कॉन्वर्जिंग है। कौन सा? कॉन्वेक्स। और कॉनकेव लेंस जो है आपका, कॉनकेव लेंस, वो कैसा है आपका? डाइवर्जिंग। कैसा है आपका? डाइवर्जिंग। ठीक है, नाइस। तो ये बात हो गई हमारी कॉनकेव और कॉन्वेक्स की। अब देखो जरा, ठीक है, वो सारी चीजें जो हमने देखी थी कॉनकेव और कॉन्वेक्स में, वही सब यहां पर है। जैसे कि अब देखो, जैसे कि समझो यार, एक चीज समझो, अगर ये आपका कॉनकेव मिरर का है ना, तो दोनों साइड कर्व्ड है, तो एक स्फीयर इधर साइड ड्रॉ करके देखो, और एक स्फीयर इधर साइड ड्रॉ करो, है कि नहीं? दोनों कर्व्ड साइड आपकी आ गई, है ना? बस क्या भैया दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे? हाँ, एक इधर होगा, इसको C1 बोल दो, एक इधर होगा, इसको C2 बोल दो, बीच में से आपकी प्रिंसिपल एक्सिस निकलवा दो। सेम चीज है, सब सेम चीज है, सब कुछ सेम है। वहां पर पोल था, यहाँ पर इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, हाँ या ना? वहां पर पोल था, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होगा। ठीक है, देखो यहां से, ठीक है, यहां से आपके ये देखो, जैसे कि अगर मैं आपको इसमें दिखाता हूं, पहले ये पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद समझते हैं। कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जेस लाइट रेज, हेंस कॉन्वेक्स लेंसेज आर कॉन्वर्जिंग लेंसेज। ठीक है, और डबल कॉनकेव लेंस यानी कि एक कॉनकेव लेंस जो होता है वो क्या होता है? एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक, तो वो डाइवर्ज करता है ना? तो वो क्या करता है? वो डाइवर्ज करता है। अब देखो, ये आपका अगर मान लो कि कॉन्वेक्स लेंस है ना, इसको इधर साइड ऐसे ड्रॉ करोगे, इस साइड का स्फीयर और ये इस साइड का स्फीयर, है ना? वेरी गुड। ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। इसके इस स्फीयर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस स्फीयर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको C1 बोल दो, इसको C2 बोल दो, ये लाइन पास करवा दो। ठीक, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यानी कि आपका जो ये डिस्टेंस बनेगा, ये जो आपका डिस्टेंस बनेगा वो क्या है? वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, वेरी गुड, ये भी आ गया समझ में। ये कौन सी लाइन होगी? प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अभी देख के आए थे, सेम, सब सेम है, सब सेम है, बस लेंस यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, नाइस। ये बीचों बीच ऑप्टिकल सेंटर है ना? ओके, ग्रेट। और प्रिंसिपल एक्सिस तो हमने देख ही ली। अब यार ये आपके सारे के सारे जो है वो रे डायग्राम्स बनते हैं इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ लेंस। ठीक है, सारे कॉनकेव मिरर के कॉन्सेप्ट, सारे कॉनकेव मिरर के जो केसेस थे वो कॉन्वेक्स लेंस में काम आएंगे एंड वाइस वर्सा। ठीक है,
क्या भैया यहां पर भी सेम होता है कि अगर रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास करेगी? हाँ सेम होता है, ये देख लो, ये रे ऑफ लाइट आई 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 इंसिडेंट थी, कैसे थी? इसके पैरेलल थी, रिफ्रैक्ट होने के बाद में कहां से चली गई? फोकस से पास हो गई, ये F2 है। ठीक, वेरी गुड। कॉन्केव मिरर के केस में कैसा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में कैसा था? कॉन्वेक्स मिरर के केस में कैसा था कि अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, ऐसा था राइट, ऐसा था ना, वैसे ही होगा यहां पर भी, क्योंकि कॉन्केव लेंस कैसा लेंस है? डाइवर्जिंग है, तो ये क्या करेगा? इसको डाइवर्ज करेगा, कॉन्वर्स तो करेगा नहीं, है ना, डाइवर्ज करेगा, दूर फेंक देगा, तो इसने फेंक दिया। लेकिन अगर हम इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की साइड एक्सटेंड करें, इन दैट केस इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। समझ रहे हो बात को? इतना प्यारा सा खेल है, छोटा सा खेल है बट बहुत प्यारा है। ये रिफ्रैक्ट तो हो गई, बट ऐसे रिफ्रैक्ट हुई कि अगर इसको पीछे एक्सटेंड किया जाए तो फोकस से पास करेगी, है ना, नाइस। अब देखो नेक्स्ट केस क्या है कि अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रही है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद में पैरेलल निकल जाएगी। ये देखो, क्या कॉन्केव लेंस के केस में ऐसा होगा कि रे ऑफ लाइट जो है वो ऐसा अपीयर होगा कि फोकस से पास हो रही है, ठीक, और अगर ऐसा अपीयर हो रहा है तो फिर वो पैरेलल निकल जाएगी, बिल्कुल वैसा होगा। ये देखो, इट इज अपीयरिंग, भैया कैसे अपीयर कर रहा है मैं बताता हूं ना, ये देखो ऐसा अपीयर कर रहा है, ठीक, एक मिनट, ये देखो ऐसा अपीयर कर रहा है कि हमने इसको पीछे एक्सटेंड किया तो ये फोकस के थ्रू जाएगा F2, है ना, उस केस में ये रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल निकल गई, ठीक है, नाइस। ऑप्टिकल जैसे वहां पर क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के केस में, जैसी मतलब क्या था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के केस में क्या हो रहा था कि आके वापस निकल जा रही थी, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट केस है, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, वहां पर क्या था, अगर पोल था आपका तो ऐसे जा रही थी और ऐसे निकल जा रही थी, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा तो सीधे निकल जाएगी, सीधे निकल जाएगी, ठीक है। और अगर कॉन्वेक्स लेंस भी हो और अगर कॉन्केव लेंस भी हो, दोनों के केस में ये सीधे निकल जाएगी, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। तो ये बात हमारी हो गई। एक एक करके सारे केसेस की बात करते हैं। क्या भैया कॉन्केव मिरर के केस में भी जैसा था कि ऑब्जेक्ट दूर था तो उसको पास 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 लाया जा रहा था, वैसे ही होगा इसमें भी? बिल्कुल वैसे ही होगा, देख लो। पहला केस क्या है, देखो ध्यान से, पहला केस क्या है? पहला केस है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, ये सारी रेज आई आपकी, कैसी आई? पैरेलल आई, सब कॉन्वर्ज होके कहां मिल रही है? कहां मिल रही है? फोकस पर, ठीक। क्या भैया यहां पर भी ऐसा होगा कि जहां पर जो रिफ्रैक्टेड रे है वो मीट करेगी, वहीं आपकी इमेज बननी है? हाँ जी, ये देखो सब मीट करी, यहां पर बनेगी, ठीक है। वहां पर खड़े हो जाओ एक स्क्रीन लेके, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, है ना, नाइस। ये पहला केस। दूसरा केस, अब देखो यहाँ पर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो आपको बोलने में आसानी होगी कि इमेज कहां बन रही है, ठीक है। तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 के पीछे आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, जैसे कि वहां पर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा था, ठीक है, रख दिया। अब आपका ऑब्जेक्ट, आपकी इमेज कहां बन रही है? कहां बन रही है? F2 और 2F2। भैया ये 2F2 क्या है? आप C1 को 2F1 भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है ना, नाइस। क्योंकि सबको पता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या जो है वो रिश्ता होता है, ठीक है, नाइस। तो ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 के पीछे रखा हुआ है। आपका ऑब्जेक्ट कहां बन, इमेज कहां बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। याद करो, क्या वहां पर भी ऐसे ही हो रहा था? बिल्कुल, बस वहां पर इस साइड हो रहा था, यहाँ पर इस साइड हो रहा है, राइट हैंड साइड हो रहा है, ठीक है। तो आपका इस केस में कैसा, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपकी देखो, ये रे ऑफ लाइट गई, पैरेलल थी, फोकस से निकल जाएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो बिल्कुल सीधे निकल जाएगी, है ना, नाइस। तीसरा केस क्या होगा कि भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी। अच्छा, वहां पर भी भैया अगर इमेज ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था ना, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही थी, लेकिन वहां पर एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो उसी के नीचे बन रही थी। यहां पर अगर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे बनेगी। सही कह रहे हो, ये देखो, ये देखो यहां पर रखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट वगैरह जा रही है, तो तुमको पता है कैसे निकालना है। ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है? 2F2 यानी कि C2 पे, ठीक है, C1 पे था, यहाँ पर C2 पर बन रहा है। समझ गए बात को, नाइस। तो हम कहाँ पर थे? हम ऑब्जेक्ट को पहले इन्फिनिटी पे रखे थे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे लेकर आए, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लेके आए, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लेकर आएंगे, हाँ या ना? ये देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक। C1 C2 तुम समझ गए क्या है, राइट। कहाँ बनेगा? C2 के पीछे, जैसे कि वहां पर इस C के पीछे बना था, हाँ जी, C2 के पीछे, ठीक। सारी इमेजेस कैसे बन रही है? ध्यान दो, सारी इमेजेस कैसे बन रही है? रियल बन रही है एंड इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है, रियल बन रही है एंड इन्वर्टेड बन रही है, समझ रहे हो, नाइस। तो ये देखो,
इस केस में ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी बनी है, तो आप क्या बोलोगे, एनलार्ज्ड इमेज बनी है। इस केस में ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी बनी है, तो डिमिनिश्ड बोलोगे। इस केस में सेम साइज की बोलोगे। इस केस में हाईली डिमिनिश्ड बोलोगे क्योंकि बहुत छोटी बनी है ना। नाइस। अब एक आखिरी केस आएगा, दो बचे हैं केसेस, तो एक फोकस का है। याद करो आपने जब कॉनकेव मिरर पर फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रही थी क्योंकि रेज पैरेलल निकल जाएंगी। क्या यहां पर भी ऐसा हुआ? हाँ जी हुआ, ये देखो दोनों पैरेलल थी, दोनों पैरेलल थी, इन्फिनिटी पे बचाकर बन रही है आपकी। तो आप क्या बोलोगे, हाईली एनलार्ज बोलोगे। क्या बोलोगे, हाईली एनलार्ज बोलोगे, है कि नहीं? नाइस, वेरी गुड। कैसी बनेगी? रियल इन्वर्टेड बनेगी। ठीक। लेकिन जैसे कॉनकेव मिरर में आखिरी केस था एक वर्चुअल इमेज का, वैसे यहां पर भी है। कैसे है? देखो यहां पर जब आपका ऑब्जेक्ट F1 के आगे रखा है, यानी कि यहां पर रखा हुआ है, उस केस में जो आपकी इमेज बन रही है वो 2F1 के पीछे बन रही है, F2 नहीं 2F1 के पीछे बन रही है यहां पर। ठीक है। और ये इन्वर्टेड नहीं है, ये इरेक्ट इमेज बनी है। ठीक है, ये इरेक्ट इमेज बनी है ना। नाइस। तो सब छोड़ के बस एक ही आपका ऐसा केस था। तो ये देखो जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो F2 पे आपकी इमेज बन गई, इधर वाले F2 पे। ठीक है, बहुत छोटी बनी पर रियल इन्वर्टेड थी। सारे ही केसेस में रियल इन्वर्टेड बनी। आप देखो पहले छोटी इमेज बनी, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी बनी, मतलब हाईली डिमिनिश थी, फिर डिमिनिश बनी, हाईली हट गया। ठीक है, फिर सेम साइज की बनी, फिर एनलार्ज्ड बनी, फिर बहुत एनलार्ज्ड बनी और फिर एनलार्ज्ड बनी। ठीक है, तो यहां तक चीजें इंक्रीज कर रही हैं और इसके बाद फिर थोड़ा सा ये एक एक्सक्लूसिव पॉइंट बन जाता है ना। और सिर्फ इसी केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आपकी बनती है। क्या कॉनकेव लेंस के दो ही केस होंगे? हाँ जी, दो ही केस होंगे। पहला केस क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है और दूसरा एक कोई तो भी रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस पर रखा है, जैसे कॉन्वेक्स मिरर में था। ठीक है, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है आपका तो रेज आएंगी आएंगी आएंगी, आया है, क्या बात है। रिफ्रैक्ट करेंगी, ये देखो रिफ्रैक्ट कर गई कर गई कर गई, ये रिफ्रैक्टेड है ना। अब ये सब डाइवर्ज कर रही है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इन्हें हमें वी हैव टू मेक देम अपीयर टू मीट। क्या इंग्लिश बोली है, खतरनाक, छोड़ो। ठीक है, पीछे एक्सटेंड करो इनको। आया है, कहां पर बनी? फोकस पर। ठीक है, रे ऑफ लाइट कैसी थी? सारी की सारी पैरेलल थी। कहां पर बनी? इमेज फोकस पर बनी। ठीक है, नाइस। दिख ही रहा है वर्चुअल है और इरेक्ट इमेज है। इस साइड बनी है लेंस के। देखो मिरर के केस में उस साइड बन रही थी तो उसके लिए वो पाप था। लेंस के केस में इस साइड बन रही है जहां पर ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए वो पाप है। ठीक है, ओके। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है कि भाई किसी एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस पर रखा है ऑब्जेक्ट, तो ये रहा ऑब्जेक्ट, ये आपने रेज निकाली दो। हमने देख लिया क्या क्या केस हो सकते हैं। ये रिफ्रैक्टेड रे 1, ठीक, और इसी को ये देखो रिफ्रैक्टेड रे 2, है ना। तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया A डैश B डैश। ठीक, दो ही केस थे। पहला केस क्या था? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज क्या बन रही है? फोकस पर। कैसी बन रही है? हाईली डिमिनिश्ड। ठीक, हाईली डिमिनिश्ड और वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस केस में सब सेम है, बस डिमिनिश्ड बन रही है और कहां बन रही है? बियॉन्ड, मतलब आपके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही है। ठीक है, नाइस। सेम इज द केस विथ इमेज फॉर्मूला, विथ लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला के केस में भी यही होता है कि लेंस फॉर्मूला के केस में भी यही होता है, 1/v माइनस 1/u होता है इज इक्वल टू 1/f। जैसे मिरर के फॉर्मूला में क्या था? बीच में प्लस था, यहां पर बीच में माइनस है। मैग्निफिकेशन भी वही है, h डैश अपॉन h, और आप सारे का सारा साइन कन्वेंशन भी सेम ही यहां पर इस्तेमाल करोगे। इधर साइड का पॉजिटिव, उधर साइड का, इधर साइड का नेगेटिव, उधर साइड का पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, एक छोटी सी चीज बची है विच इज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है? बेसिकली इट इज द उल्टा ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि it is denoted by d. The power of a convex lens is positive as convex lens has a positive focal length. आपका जो convex lens है, जैसे कि हमने देखा था, उसकी फोकल लेंथ कैसी थी? पॉजिटिव थी। उसकी फोकल लेंथ कैसी थी? पॉजिटिव थी, हाँ या ना। तो कैसे निकल कर आया? पॉजिटिव निकल कर आया। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी थी? पॉजिटिव थी। तो उसकी पावर कैसी आएगी? भाई पॉजिटिव आएगी ना। क्यों? क्योंकि P इज इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, तो जो इसका साइन वही इसका साइन, है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव थी, राइट, तो पावर भी पॉजिटिव आएगी। कॉन्केव में उल्टा था, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव थी, सब इधर साइड बन रहा था। ठीक है, तो आपका जो पावर होगी वो भी नेगेटिव होगी। ठीक है, पावर की ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर, जिसे हम d से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, विच इज P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है,
सो विद दैट बीइंग सेड द चैप्टर इज ओवर। आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत जल्दी आएंगे एंड आप लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो। एंड बस इसी के साथ साथ आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत जल्दी आ जाएंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, एंजॉय करो, गुड बाय।